पहाड़ों की गहराइयों में बसा एक छोटा सा गांव। मुश्किल से 10-12 घर हैं यहाँ। लोग खेती करते हैं, शिकार करते हैं और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं। शाम ढल रही है। डूबते सूरज ने आसमान को लाल रंग में रंग दिया है। पंछी अपने घोंसलों में लौट रहे हैं। घरों से चूल्हे का धुआं उठ रहा है। तभी एक तेज आवाज गूंजती है। अरे ओ डॉग टू, फिर से मेड़ पर बैठकर सपने देख रहा है? चल जल्दी घर आ, खाना तैयार है। बिग डॉग नाम का एक बड़ा सा पीला कुत्ता खुशी से अपनी पूंछ हिलाता हुआ एक 3 साल के बच्चे के चारों ओर घूम रहा है। वो 3 साल का बच्चा अपनी मासूम आवाज में जवाब देता है, आ रहा हूं। लेकिन फिर वो धीरे से फुसफुसाता है, जैसे खुद से बात कर रहा हो। मेरा नाम सू हाओ है। मैंने कितनी बार कहा है, मुझे डॉग टू मत बुलाया करो। वो अपने कपड़ों से धूल झाड़ता है और खड़ा हो जाता है। अपने दादाजी के पीछे पीछे घर की तरफ चल पड़ता है। घर के आंगन में एक औरत अपनी पीठ पर छोटे बच्चे को बांधे हुए काम में व्यस्त है। जैसे ही वो सू हाओ को आते देखती है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो सू हाओ की माँ है और उनकी पीठ पर सू हाओ की छोटी बहन। घर के अंदर एक भारी भरकम आदमी बैठा है जो सिगार पी रहा है। ये इस जन्म में सू हाओ के पिता हैं। 3 दिन। सू हाओ को अपनी याददाश्त वापस आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और अब वो समझ चुका है कि उसके साथ क्या हुआ है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। फ्लैशबैक। सू हाओ अपनी कार में है। उसने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी है और पूरा देश घूमने निकला है। हाईवे बिल्कुल खाली है, दूर दूर तक सन्नाटा। अचानक उसके अंदर एक जोश आता है। पैर एक्सीलरेटर पर जोर से दबता है। गाड़ी की स्पीड 160 के पार। हवा से बातें करती हुई कार। लेकिन तभी रास्ते में जमे पानी पर गाड़ी फिसलती है और सीधे पहाड़ से जा टकराती है। कार और सू हाओ दोनों का कचूमर निकल जाता है। उसी पल एक चमत्कार होता है। वहां एक छोटा सा वर्म होल खुलता है। सू हाओ की चेतना, उसकी आत्मा उस वर्म होल में खींची चली जाती है। सब कुछ धुंधला है। सू हाओ की चेतना और वो वर्म होल धीरे धीरे एक हो रहे हैं। अगले ही पल वर्म होल उसे ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाता है। एक छोटी सी कंचे की तरह सू हाओ की पूरी जिंदगी की यादें उस वर्म होल में कैद हो जाती हैं। सदियां बीत रही हैं, लेकिन सू हाओ को समय का कोई अंदाजा नहीं। वो बस ब्रह्मांड में भटक रहा है। और फिर अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। वो एक नई दुनिया में है, एक इंसान के बच्चे के शरीर में। वो वर्म होल अब एक मार्बल रूम बनकर उसके दिमाग में समा चुका है। ये पुनर्जन्म नहीं, बल्कि एक कब्जा है। सू हाओ की असली चेतना उस वर्म होल में है। वो बस इस बच्चे के दिमाग का इस्तेमाल सोचने के लिए कर रहा है। वो खुद को देख सकता है, अपने विकास को समझ सकता है। यह सच में एक चमत्कार है। सू हाओ गहरी सांस लेता है। वो अपनी नई जिंदगी को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक गांव में खतरे की घंटी बजने लगती है। कुत्तों का भौंकना अब डरावना हो गया है। सू हाओ के माता पिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पिता तुरंत खाना छोड़ते हैं। जल्दी छुप जाओ, मैं बाहर जाकर देखता हूं। सू हाओ हैरान है। पिता दीवार से शिकार करने वाली कमान और एक बड़ा सा चाकू उठाते हैं और बाहर दौड़ पड़ते हैं। सू हाओ अपनी मां की तरफ देखता है। उसकी आंखों में सवाल हैं, लेकिन मां उसे देखती भी नहीं। वो घबराहट में उसका हाथ पकड़ती है और पागलों की तरह घर में छुपने की जगह ढूंढने लगती है। सू हाओ समझ जाता है, मौत दरवाजे पर खड़ी है। वो चुपचाप अपनी मां के साथ चलता रहता है। तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और फिर वहशी हंसी। कोई रास्ता नहीं बचा। मां चूल्हे के अंदर से लकड़ियां बाहर निकालती है। सू हाओ और अपनी छोटी बहन को उस तंग काली जगह में डाल देती है और ऊपर से लकड़ियों से ढक देती है। सू हाओ की सांसें अटकी हुई हैं। मां कांपती आवाज में फुसफुसाती है, डॉग टू, अपनी मां की बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल आवाज मत करना, हिलना भी मत। ये कहकर मां सब्जी काटने वाला चाकू उठाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी
दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है। मां को धक्का देकर अंदर गिरा दिया जाता है। दो बड़े बड़े गंदे और खतरनाक डाकू घर में घुस आते हैं। एक डाकू की हंसी गूंजती है, अरे तीसरे भाई, देखो क्या मिला है, एक जवान औरत। हे हे। दूसरा बोलता है, जल्दबाजी नहीं, पहले इसे पकड़ते हैं। मां की आंखों में खौफ है। उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर वो सरेंडर कर दें तो शायद उनकी जान बच जाए, लेकिन उनके 2 बच्चे वहीं चूल्हे के पीछे छुपे हैं। अगर इन दरिंदों ने बच्चों को ढूंढ लिया तो वे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन डाकुओं को यहां से भगाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। मां एक पल की भी देरी नहीं करती। वो हाथ में पकड़ा चाकू अपनी गर्दन पर रखती है और पूरे जोर से चला देती है। खून का फव्वारा फूटता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। डाकू हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे, ये क्या किया इसने? एक डाकू गुस्से में थूकता है, लानत है, साला मजा किरकिरा कर दिया। कैसी पागल औरत थी। जमीन पर तड़पती हुई मां की नजरें आखिरी पल में चूल्हे की तरफ हैं। उनकी पथराती आंखों में बस एक ही दुआ है, मेरे बच्चे बच जाएं। और इसी उम्मीद के साथ उनकी सांसें थम जाती हैं। चूल्हे के अंधेरे में छिपा सूहाव लकड़ियों के बीच से सब देख रहा है। उसका छोटा सा दिल गुस्से से फट रहा है, लेकिन वो बेबस है। डाकू मरी हुई मां को वहीं छोड़कर घर का खाना और कीमती सामान लूटने लगते हैं। वे बस जाने ही वाले थे कि सूहाव की छोटी बहन की नींद खुल गई है। अपनी मां को ना पाकर वो जोर जोर से रोने लगती है। शिट। सूहाव का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो बहन को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। डाकू पलटते हैं। उनकी नजर चूल्हे पर पड़ती है। अगले ही पल लकड़ियां हटाई जाती हैं। सूहाव अपनी बहन को बचाने के लिए अपने नन्हे हाथ फैलाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों के सामने वो 2 विशालकाय डाकू खड़े हैं, जिनके हाथ में खून से सने बड़े बड़े चाकू हैं। भाई, इन्हें साथ ले चलें या? एक डाकू पूछता है। दूसरा बेरहमी से कहता है, मार डालो सालों को। रोते हुए बच्चे मुझे बहुत बुरे लगते हैं। एक ब्लेड हवा में लहराता है और फिर बच्चे का रोना हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। सूहाव की चेतना अंधेरे में डूब रही है। पुनर्जन्म, ट्रांसमाइग्रेशन, क्या ये सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा? मरते हुए सूहाव के मन में बस एक ही कसक है। उसे दुनिया देखनी थी। उसने अपना भविष्य प्लान किया था, लेकिन वो 3 साल का भी नहीं हो पाया और मारा गया। सब कुछ शांत हो जाता है। सूहाव की चेतना फिर से उस वर्म होल यानी मार्बल रूम में खिंची चली आती है। फिर से वही ब्रह्मांड, वही भटकाव। समय का कोई वजूद नहीं, वो बस बहता जा रहा है किसी अनजान मंजिल की तरफ। और फिर एक बार फिर उसकी आंखें खुलती हैं। मार्बल रूम उसे बताता है कि वो फिर से एक नई दुनिया में आ चुका है। इस बार उसका शरीर एक 2 साल के लड़के का है। सूहाव को एहसास होता है, ये एक चमत्कार है। ब्रह्मांड इतना विशाल है और वो 2 बार बिना किसी मकसद के भटका और दोनों बार उसे एक नया शरीर मिल गया। वो कितना खुशकिस्मत है। सूहाव कसम खाता है, इस बार मैं इस जिंदगी की कद्र करूंगा। मैं जी भरकर जीऊंगा। शायद अगली बार मैं इतना लकी ना रहूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। जब वो 3 साल का होता है तो उसके गांव में एक भयानक बीमारी प्लेग फैल जाती है। वो गलती से संक्रमित हो जाता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। सुहाव की आंखें फिर से खुली। इस बार उसने खुद को एक 1 साल के बच्चे के शरीर में पाया। ये परिवार शहर में एक फार्मेसी चलाता था। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, अच्छे कपड़े थे, अमीर खानदान था। सुहाव ने राहत की सांस ली। नॉट बैड, बुरा नहीं है, लगता है मेरी किस्मत बदल रही है इस बार में पक्का। लेकिन तभी वो रुक गया। वेट। सुहाव को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। एक बार इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो ये किस्मत नहीं है, ये डेस्टिनी है, ये पहले से तय है। सुहाव गहराई से सोचने लगा और जितना वो सोच रहा था उतना ही उसे डर लग रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए।
वो मार्बल रूम यानी वर्म होल ब्रह्मांड में बिना किसी मंजिल के भटक रहा है। उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे में उस वर्म होल का किसी इंसान के दिमाग से टकराना एक सुई को समंदर में खोजने जैसा था। ये नामुमकिन था। लेकिन रहस्य की बात यही है, अगर समय अनंत यानी इन्फिनिट हो तो कोई भी संभावना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कभी न कभी सच होकर रहेगी। मतलब जब तक वो मार्बल रूम भटकता रहेगा, सुहाव को कभी न कभी नया शरीर मिल ही जाएगा। इस ख्याल से सुहाव को खुशी नहीं हुई, बल्कि एक गहरा डर उसके दिल में बैठ गया। 2 बार जागने के बीच कितना समय बीता होगा? 1000 साल, 10,000 साल या शायद करोड़ों साल, शायद उससे भी ज्यादा। इतने लंबे समय के बाद उसे जो भी जिंदगी मिलती है वो बहुत कीमती है। ये जिंदगी उसे अनंत काल के इंतजार के बदले मिली है। उसने ठान लिया, उसे अपना माइंडसेट ठीक करना होगा और इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी जीनी होगी। उसने अपनी पिछली चेतनाओं को जोड़ा तो पाया कि उसने कुल मिलाकर सिर्फ 30 साल ही जिया है। ये काफी नहीं था। अगले 3 साल सुहाव ने बहुत सावधानी से बिताए। उसका बस एक ही असूल था, सेफ्टी फर्स्ट। धीरे धीरे उसे इस दुनिया के बारे में पता चला। ये एक मार्शल आर्ट्स की दुनिया थी। यहाँ कुंग-फू और तलवारबाजी असली थी। अपने घर की खिड़की से सुहाव ने अपनी आंखों से देखा था। मास्टर्स छतों पर उड़ रहे थे, उनकी तलवारें चमक रही थीं। एक हल्की सी तलवार भी पत्थर के बड़े खंबे को 2 टुकड़ों में काट सकती थी। ये कोई धोखा नहीं था। सुहाव के मन में खतरा भी था और रोमांच भी। उसका बचपन का सपना था एक महान स्वॉर्ड मास्टर बनना और बुराई को खत्म करना। लेकिन अफसोस, उसका परिवार बस एक साधारण फार्मेसी चलाता था। उसे कोई गुरु नहीं मिला। फिर भी सुहाव निराश नहीं हुआ। वो अभी छोटा था। उसे यकीन था कि एक दिन वो कामयाब होगा। एक और साल बीता। सुहाव अब 6 साल का था। एक दिन उसके परिवार ने एक घायल महिला योद्धा की जान बचाई, उसकी खूब सेवा की। लेकिन कौन जानता था, जैसे ही वो महिला ठीक हुई, उसे डर लगा कि कहीं सुहाव का परिवार उसके दुश्मनों को उसका पता न बता दे। उसने बेरहमी से सुहाव के पूरे परिवार को मार डाला। बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा। सुहाव भी बच नहीं पाया और एक बार फिर मार्बल रूम उसे ब्रह्मांड की अंधेरी गहराइयों में खींच ले गया। नैरेटर। और फिर शुरू हुआ मौत का एक न खत्म होने वाला सिलसिला। सीन चेंज, तेज रफ्तार में। अगली जिंदगी। वो 1.5 साल का लड़का बना। अमीर परिवार, सबसे बड़ा बेटा। उसे लगा इस बार वो सुरक्षित है। लेकिन 6 महीने बाद उसके पिता की दूसरी पत्नी यानी कॉन्क्यूबाइन को बेटा हुआ और उसने अपने बेटे के रास्ते से कांटा हटाने के लिए सुहाव को मछली के तालाब में डुबोकर मार डाला। उम्र 1.5 साल भी पूरी नहीं हुई। अगली जिंदगी, एक मॉडर्न दुनिया। वो 2 साल की लड़की बनी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था। उसे लगा वो यहाँ जीनियस बन सकता है, किताबें कॉपी करेगा, गाने गाएगा। लेकिन 2 साल बाद अचानक युद्ध छिड़ गया। वो स्कूल भी नहीं जा पाया कि आसमान से एक ग्रेनेड गिरा और सब खत्म। अगली जिंदगी, एक जादुई दुनिया। कुछ शैतानी साधु अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए पूरे शहर की बलि चढ़ा रहे थे। उम्र 3 साल, मौत। अगली जिंदगी, राक्षसों ने शहर पर हमला कर दिया। उम्र 2.5 साल, मौत। अगली जिंदगी, प्राचीन काल, बाढ़ आई और वो बह गया। उम्र 3 साल, मौत। सन्नाटा और गंभीर आवाज। इतनी दुनिया देखने के बाद और इतनी तरह की मौत चखने के बाद सुहाव को एक कड़वा सच समझ आ गया था। जिंदगी बहुत नाजुक है। बड़े होने के सफर में एक छोटे बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। हादसा चाहे छोटा हो या बड़ा, एक बेबस बच्चे को सीधे स्वर्ग भेजने के लिए काफी है। उसे अब समझ आ रहा था कि उसकी पिछली जिंदगी में उसके माता पिता ने उसे पालने में कितनी मेहनत की होगी। एक बार फिर सुहाव ने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी पिछली सभी मौतों के बारे में सोचा और उनका विश्लेषण किया। पहली मौत क्योंकि माहौल बहुत कठोर था। दूसरी मौत क्योंकि समाज स्थिर नहीं था, युद्ध था। तीसरी मौत क्योंकि माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। चौथी मौत क्योंकि मैं बहुत छोटा था और खुद को बचा नहीं पाया। अगर सुहाव को जिंदा रहना है तो उसे बचपन की इन रुकावटों को पार करना होगा। वो दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपने माता पिता का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। 3 से 5 साल के बच्चे में खुद को बचाने की ताकत नहीं होती। उसे बस होशियार रहना होगा। उसे अपने माँ बाप को ही अपनी ढाल बनाना होगा। इस बार मैं किसी फालतू वजह से नहीं मरूंगा। इस बार मुझे। बोलते बोलते सुहाव ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया।
पिछली जिंदगियों में भी उसने ऐसी ही कस्में खाई थीं और हर बार वो मर जाता था। ये किसी श्राप जैसा था। बोलने के बाद मौत का साया और गहरा हो जाता है। उसने अपनी रणनीति बनाई और अपने नए शरीर की जांच शुरू की। ये एक सभ्य मॉडर्न दुनिया थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना। हर घर में स्मार्टफोन, सड़कों पर गाड़ियां, बिल्कुल वैसा जैसा सुहाव ने अपने असली शहर में देखा था। उसका जन्म पृथ्वी के चीन जैसे ही एक देश में हुआ था। इस जिंदगी में उसका नाम था लो चाओ हुई, शहर बेझुओ शहर। उसके पिता लो संगरोंग एक होम डिजाइनर थे। शादी से पहले हैंडसम थे, लेकिन अब एक मोटे और थके हुए अधेड़ उम्र के आदमी बन चुके थे। उसकी मां हुआंग शू जुन एक प्राइमरी स्कूल टीचर थीं। बच्चे के जन्म के बाद वो काफी बूढ़ी लगने लगी थीं। लो चाओ हुई यानी सुहाव उनका इकलौता बेटा था। वे अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे और दूसरे बच्चे का कोई प्लान नहीं था, इसलिए वो सुहाव का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन समस्या ये थी कि जन्म से ही लो चाओ हुई बहुत बीमार और कमजोर था। माँ बाप परेशान रहते थे। पैसा खर्च होना एक बात थी, लेकिन अपने बेटे की हालत देखकर उन्हें हर तीसरे दिन अस्पताल भागना पड़ता था। और इसी दौरान जब वे अपने बीमार सोते हुए बेटे को अस्पताल से घर ला रहे थे, सुहाव ने उस शरीर पर कब्जा कर लिया था। माता पिता को अपने बेटे में कोई बदलाव नजर नहीं आया। मां ने सुहाव को, जो सोने का नाटक कर रहा था, बिस्तर पर लेटाया, कंबल उड़ाया और धीरे से कमरे से बाहर निकल गईं। सुहाव की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके कान खुले थे। तभी पिता लो संगरोंग आए और उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने कहा, शुजुन, क्यों ना हम एक और बच्चा कर लें? ये सुनते ही सुहाव का दिल जम गया। वो अभी अभी आया है और ये लोग अभी से उस पर हार मान लेने वाले हैं। क्या वो उसे छोड़ने वाले हैं? कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। पिता की बात सुनकर सुहाव का दिल बैठ गया था। लेकिन तभी मां हुआंग शू जिन की आवाज गूंजती है और उनकी आवाज में गजब की मजबूती है। थोड़ा और इंतजार करो। जब तक लिटिल हुई की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, हम दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। सुहाव राहत की सांस लेता है। वो अभी सुरक्षित है, उसे छोड़ा नहीं गया है। अगले 1 महीने तक सुहाव की जिंदगी एक मिशन बन जाती है। उसका रूटीन सेट है। पेट भरकर खाना, गहरी नींद लेना और बाकी समय अपने नन्हे हाथ पैरों की कसरत करना, चलना, रेंगना, हिलना डुलना। नतीजा सामने है। उसका पीला पड़ा हुआ चेहरा अब गुलाबी हो गया है। शरीर में मांस और ताकत आ गई है। अब वो एक स्वस्थ और गोल-मटोल बच्चा लग रहा है। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। वे उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले जाते हैं। 50 साल की एक डॉक्टर आंटी, जिसके बाल छोटे हैं, सुहाव को चेक करती है। बधाई हो, आपके बच्चे को अब कोई बड़ी बीमारी नहीं है। बस हर महीने चेकअप के लिए लाते रहना। अगर 6 महीने तक सब ठीक रहा तो फिर आने की जरूरत नहीं। मां हुआंग शू जिन की जान में जान आती है। डॉक्टर, मेरा बेटा इस महीने इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? डॉक्टर मुस्कुराती है। अच्छी नींद, अच्छा खाना और बच्चे की अपनी वाइटैलिटी यानी जीवनी शक्ति, ये नॉर्मल है। अस्पताल से बाहर निकलते ही अचानक मां की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो फूट फूट कर रो रही हैं। सुहाव कंफ्यूज्ड है। क्या हुआ? क्या ये खुशी के आंसू हैं? वो मां के आंसू पोंछना चाहता है, लेकिन उसके हाथ बहुत छोटे हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से मां की उंगली थाम लेता है। मां को उसकी नन्ही उंगली का दबाव महसूस होता है। वो घुटनों पर बैठ जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। लिटिल हुई, मुझे माफ कर दे। ये सब मेरी गलती थी। मैं स्कूल का तनाव घर लाती थी, मेरा मूड खराब रहता था, इसलिए तू डर जाता था और सो नहीं पाता था। ये सब मेरी गलती है। सुहाव को अब समझ आता है। तो ये वजह थी। दुनिया में हर चीज के पीछे एक कारण होता है। 3 साल बीत जाते हैं। सुहाव अब 5 साल का है। उसका शरीर एकदम फिट है। वो किसी भी आम बच्चे जैसा चंचल और तेज है। लेकिन उसकी मां के मन में खुशी और डर दोनों हैं। खुशी इस बात की कि उनका बेटा एक जीनियस है। एक दिन जब मां स्कूल की कॉपियां चेक कर रही थीं, सुहाव ने मदद की पेशकश की। मां ने हंसते हुए उसे एक कॉपी दे दी। लेकिन जब मां ने एक सवाल गलत चेक किया तो सुहाव ने तुरंत उनकी गलती पकड़ ली। मां हैरान रह गई। उन्होंने उसका टेस्ट लिया, मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछे। सुहाव ने सबके सही जवाब दिए। तुझे ये सब किसने सिखाया? मां ने पूछा। सुहाव ने मासूमियत से जवाब दिया, मैंने किताबों में पढ़ा। मां को यकीन हो गया, उनका बेटा करोड़ों में एक है। लेकिन एक डर भी है। सुहाव बहुत ज्यादा क्लिंगी है, चिपकू। इतना कि मां को कभी कभी अपनी आजादी पर शक होने लगता है। जब तक वो स्कूल में नहीं होती, सुहाव परछाई की तरह उनके साथ रहता है।
वॉशरूम, किचन, बालकनी, जहां मां वहां बेटा। मां को शक होता है कि कहीं उसे ऑटिज्म तो नहीं, लेकिन वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने से डरती हैं, कहीं उसके बेटे का कॉन्फिडेंस ना टूट जाए। असलियत कुछ और है। सुहाव चिपकू इसलिए है क्योंकि उसे मौत से डर लगता है। सेफ्टी फर्स्ट। जब तक वो अपने माता पिता की नजरों के सामने है, वो सुरक्षित है। आखिरकार मां उससे पूछती है, लिटिल हुई, अब तुम स्कूल जाने लायक हो गए हो, क्या तुम किंडरगार्टन जाना चाहोगे? सुहाव ने लापरवाही से कहा, ठीक है। उसके दिमाग में एक ही प्लान है। जीवन के पहले 5 साल सबसे खतरनाक होते हैं। उसे बस ये समय सुरक्षित रहकर गुजारना है। स्कूल एक सेफ जगह है, वहां सिर्फ छोटे बच्चे होंगे, कोई उसे पीट नहीं पाएगा। किंडरगार्टन का पहला दिन। चारों तरफ बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। लेकिन सुहाव वो अलग है। उसकी ताकत और दिमाग उन सब से कहीं आगे है। पहले ही दिन उसने क्लास के सबसे शरारती और वायलेंट बच्चों को सीधा कर दिया। अब स्कूल का हर बच्चा उसे बिग ब्रो बुलाता है। क्लास टीचर भी खुश है कि क्लास कितनी शांत है। लेकिन सुहाव बच्चों के साथ घर घर नहीं खेलता। वो कोने में बैठकर सोने का नाटक करता है और अपने दिमाग में उस मार्बल रूम पर रिसर्च करता है। उसे जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए उसे कोई स्पेशल पावर चाहिए। फिलहाल उसके पास बस एक ही पावर है, ये मार्बल रूम, जो उसकी यादें और चेतना सुरक्षित रखता है। वो सोचता है, क्या ये सिर्फ मरने और दोबारा जिंदा होने के लिए है? नहीं, इसमें और भी राज छिपे होंगे। उसे ज्ञान चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, उसे सब कुछ सीखना होगा, क्योंकि मार्बल रूम में जो भी रिकॉर्ड होगा वो अगले जन्म में उसके काम आएगा। वो अपनी प्लानिंग कर ही रहा था, तभी अचानक बाहर से एक बहुत तेज आवाज आती है। सुहाव का शरीर अकड़ जाता है। उसके दिल में एक बैड फीलिंग आती है। वो थूक निकलता है और खिड़की से बाहर झांकता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक 50 साल का आदमी जिसके हाथ में हथियार है, वो स्कूल के अंदर घुस आया है। सुहाव तुरंत पीछे हटता है। वो कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाता है। शिट, क्लासरूम में कोई पिछला दरवाजा नहीं है। हत्यारा बस दरवाजे के बाहर खड़ा है। अगर सुहाव भागने की कोशिश करेगा तो वो सबसे पहले मारा जाएगा। वो जाल में फंस चुका है। छुपने की कोई जगह नहीं है। क्लास में सिर्फ कुछ खिलौने बिखरे पड़े हैं। सुहाव का दिमाग बिजली की रफ्तार से काम करता है। वो खिलौनों की तरफ दौड़ता है। 2 मजबूत प्लास्टिक के बोर्ड उठाता है। एक बोर्ड को अपनी शर्ट के अंदर आगे, छाती पर, और दूसरे को पीठ पर फंसा लेता है। एक सस्ता लेकिन काम चला हुआ वर्मर। तभी दरवाजा खुलने की आवाज, क्रीक। हत्यारा अंदर घुसता है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है, एक पागलपन वाली खुशी। उसकी आंखों में खून की प्यास है, ब्लड लस्ट। वो अपना सिर उठाता है और सामने देखता है। वहां क्लासरूम के बीचों बीच सुहाव खड़ा है। उसने अपने शरीर पर प्लास्टिक के बोर्ड बांध रखे हैं और वो एक कूल पोज में बिना डरे उस हत्यारे की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। टू बी कंटिन्यूड। सुहाव उस पागल हत्यारे की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। उसे डर नहीं लग रहा। जिसे मौत ने इतनी बार गले लगाया हो, उसे अब मौत का डर कैसा? उसका दिमाग शांत है, एकदम बर्फ जैसा ठंडा। वो हिसाब लगाता है, बचने के चांस सिर्फ 10-20%। लेकिन वो आसानी से हार मानने वाला नहीं है। हत्यारे की आंखें खून से लाल हैं। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो हवा में अपना बड़ा सा चाकू मशेटी घुमाता है। सुहाव की नजरें चाकू पर टिकी हैं। जैसे ही चाकू नीचे आता है, सुहाव अपना सिर पीछे खींचता है और जमीन पर लुढ़क जाता है। चाकू खाली हवा को काटता है। सुहाव तुरंत खड़ा होता है और प्लेग्राउंड एरिया की तरफ भागता है। वहां खिलौने और टेबल हैं, वो वहां छुप सकता है। हत्यारा उसे भागते हुए देखता है। उसकी आंखों में एक वहशी चमक आ जाती है। भाग रहा है? तुझे क्या लगता है तो मुझसे बच पाएगा? हत्यारा सिर्फ 2 छलांगों में उसके करीब पहुंच जाता है। वो चाकू हवा में उठाता है। सुहाव की पीठ पर एक सिहरन दौड़ती है। उसे पता है वार कहां होगा, दाहिने कंधे पर। वो तुरंत जमीन पर लेट जाता है। चाकू उसके सिर के बालों को छूता हुआ निकल जाता है। बाल बचा। सुहाव उठकर भागने ही वाला होता है कि अचानक एक मजबूत हाथ उसके टखने को जकड़ लेता है। सुहाव का दिल रुक जाता है। उसे घसीटा जा रहा है। वो हाथ पैर मारता है, लेकिन उस हत्यारे की पकड़ लोहे जैसी है। खत्म, सब खत्म। 5 साल। इस बार भी मैं 5 साल से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। हत्यारे के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है। अब नहीं भाग पाएगा तो छोटे शैतान। वो तीसरी बार अपना चाकू ऊपर उठाता है और पूरी ताकत से सुहाव की पीठ पर वार करता है। चाकू सुहाव की पीठ से टकराता है और उछल जाता है।
मांस कटने की आवाज नहीं आई, बल्कि किसी सख्त चीज से टकराने की आवाज आई। हत्यारा सन्न रह जाता है। ये क्या था? वो फिर वार करता है। फिर वही आवाज। हत्यारा सुहाव की शर्ट खींचता है और 2 प्लास्टिक के बोर्ड नीचे गिर पड़ते हैं। सुहाव का जुगाड़ू कवच। हत्यारा गुस्से से पागल हो जाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ खून है। वो आखिरी बार अपना चाकू ऊपर उठाता है। अब देखता हूं तू कैसे बचता है। जैसे ही प्लास्टिक बोर्ड गिरते हैं, सुहाव अपनी जेब में हाथ डालता है। उसकी मुट्ठी में रेत भरी हुई है। उसने पहले ही ये प्लान कर लिया था। सुहाव पूरी ताकत से रेत हत्यारे की आंखों में झोंक देता है। दूरी बहुत कम है। हत्यारा अपना हाथ आंखों के सामने लाता है, लेकिन रेत के कण उसकी आंखों में घुस जाते हैं। हत्यारा चीखता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। वो पागलों की तरह अपनी आंखें मलने लगता है। सुहाव आजाद है। वो लुढ़क पर खड़ा होता है, लेकिन वो भागता नहीं है। वो पलटता है और अपनी नन्ही सी लात पूरी ताकत से हत्यारे के नाजुक हिस्से पर मारता है। उई माँ! हत्यारा दर्द से दोहरा हो जाता है। उसके हाथ से चाकू छूटकर गिर जाता है। वो घुटनों पर बैठ जाता है। यही मौका है। सुहाव दरवाजे की तरफ दौड़ लगाता है। रेत और वो किक, ये सब उसे सिर्फ कुछ सेकंड का वक्त देंगे। अगर वो अभी नहीं भागा तो फिर कभी नहीं भाग पाएगा। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है, उसे सामने से आते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। 30-40 साल के हट्टे कट्टे आदमी, हाथों में डंडे लिए। ये स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड्स और कुछ पेरेंट्स हैं। शुक्र है, रीइंफोर्समेंट आ गई। सुहाव राहत की सांस लेता है। एक आदमी उसे गोद में उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। बाकी लोग क्लासरूम के अंदर घुस जाते हैं। बाहर बाकी बच्चे डर के मारे जोर जोर से रो रहे हैं, लेकिन जब वो सुहाव को देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। सुहाव रो नहीं रहा, वो शांत है। उसकी ये हिम्मत देखकर बाकी बच्चे भी सिसकना बंद कर देते हैं। कुछ ही देर में एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। सुहाव का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा है। धक धक धक। वो अपने नन्हे हाथों को देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो जिंदा है। सबसे खतरनाक पल वो था जब हत्यारे में उसका पैर पकड़ लिया था। वो चॉपिंग ब्लॉक पर रखी मछली जैसा था। अगर उस वक्त हत्यारे ने पीठ की जगह सिर पर वार किया होता तो सुहाव की कहानी वहीं खत्म हो जाती। सांसें काबू में आने के बाद सुहाव को एक बात समझ आती है, वो बदल गया है। इतनी बार मरने और जीने के बाद उसका मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन ये पूरी तरह अच्छी बात नहीं है। उसने मौत का डर खो दिया है और बिना डर के जीने की चाहत भी कम हो जाती है। तभी लिटिल हुई, उसकी माँ हुआंग शुजुन बदहवास हालत में वहां पहुंचती हैं। जैसे ही वो सुहाव को सही सलामत देखती हैं, उनका सब्र का बांध टूट जाता है। वो दौड़कर आती हैं और उसे सीने से लगा लेती हैं। वो फूट फूट कर रो रही हैं। सुहाव सुकून महसूस करता है। अच्छा हुआ मैं आज नहीं मरा। अगर मैं मर जाता तो माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो गया। क्लासरूम के सीसीटीवी फुटेज का वीडियो में एक 5 साल का छोटा सा बच्चा एक खूंखार हत्यारे के वार से बच रहा है। प्लास्टिक बोर्ड से खुद को बचाता है, रेत फेंकता है और फिर उस हत्यारे को नानी याद दिला देता है। उस बच्चे का नाम सुहाव है। कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई है। अरे बाप रे, ये क्या देख लिया मैंने। ये तो लेजेंडरी डेविड वर्सेस गोलायत है। ये बच्चा कौन है? इतना हैंडसम, इतना कूल। भाई मैं फाइटिंग क्लब में हूं, लेकिन मैं भी मान गया, ये बच्चा मुझसे भी तगड़ा है। मुझे तो लगता है क्रिमिनल को पुलिस ने नहीं, इस बच्चे ने ही अरेस्ट करवाया होगा। कोई पता करो ये कौन है। मैं इसका 10 साल इंतजार करने को तैयार हूं। मुझे इसी से शादी करनी है। अबे ओ ऊपर वाले, 10 साल बाद भी ये 15 का ही होगा। शर्म कर ले थोड़ी। किसी ने नोटिस किया वो बच्चा कितना शांत था। जैसे ही उसे खतरे का पता चला, उसने सबसे पहले अपनी सुरक्षा का इंतजाम किया। ये कोई आम बच्चा नहीं, ये जीनियस है। रातों रात सुहाव पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। एक जीनियस, एक फाइटर। अब दुनिया को मानना ही पड़ेगा कि इस धरती पर कुछ लोग असाधारण यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैदा होते हैं। लुओ शेंगरोंग, हुआंग सुजुन और सुहाव एक जरूरी और फॉर्मल फैमिली मीटिंग के लिए टेबल के चारों तरफ बैठे थे। टॉपिक था नन्हे दोस्त लुओ चाओ हुई को स्कूल वापस कैसे भेजा जाए। काफी गर्मा गर्म डिस्कशन के बाद फैमिली काउंसिल ने तय किया कि सुहाव का फ्यूचर स्टडी प्लान ये होगा: ग्रेड्स को स्किप करना, पहले स्टूडेंट पर्सनल फाइल बनवाना, आधा वक्त सेल्फ स्टडी यानी खुद पढ़ाई में बिताना और आधा वक्त स्कूल में टीचर्स से अपने सवाल पूछने जाना।
स्कूल के साथ बातचीत करने और सूहाव के स्कूल टेस्ट्स पास करने के बाद वो सूहाव को एडमिशन देने के लिए राजी हो गए। यहाँ तक कि स्कूल ने ट्यूशन फीस माफ करने का ऑफर भी दिया। ये दोनों पार्टीज के लिए एक फायदेमंद प्लान था। 5 साल की उम्र में सूहाव एक शानदार मिडिल स्कूल स्टूडेंट बन गया, लेकिन मिडिल स्कूल के मटेरियल की मुश्किल यानी डिफिकल्टी उसके लिए ना के बराबर थी। बस थोड़ा सा रिव्यू करने के बाद उसने हाई स्कूल मटेरियल पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स बस हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और बाकी लिबरल आर्ट्स सब्जेक्ट्स थे, लेकिन वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। वो सीधे अपने मार्बल रूम का यूज़ करके सारे मटेरियल को रिकॉर्ड कर सकता था। लेकिन जब उस हिस्ट्री नॉलेज को सच में यूज़ करने का वक्त आया तो सूहाव ने एक प्रॉब्लम देखी। मार्बल रूम सारी नॉलेज रिकॉर्ड तो कर सकता था, लेकिन टेक्निकली वो सूहाव ने खुद याद नहीं की थी। अगर उसे वो जानकारी वापस ढूंढनी होती तो उसे सर्च करने में थोड़ा वक्त लगता था। एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी यानी जानकारी निकालने की रफ्तार बहुत कम थी। तो सूहाव को एक आइडिया आया, क्या वो रिकॉर्ड की गई जानकारी को अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकता है? जब उसे जरूरत हो तो वो सीधे कैटेगरी में देख ले। सोचा और कर दिया। उस अजीब कनेक्शन के जरिए सूहाव की कॉन्शियसनेस मार्बल रूम में दाखिल हुई। ये एक बंजर जगह थी जो देखने में खाली लगती थी, लेकिन इसमें अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन थी। पहला कदम था जानकारी को क्लासिफाई करना। ये कैसे किया जाए? रूम में जानकारी उसके पहले जन्म से लेकर अभी तक की थी। ये एक बहुत बड़ा कचरा यानी मेस था। इस सारी जानकारी को कैटेगराइज करना एक नामुमकिन प्रोजेक्ट लग रहा था, लेकिन इन सालों में सूहाव मार्बल रूम को और गहराई से समझ गया था। उसने पाया कि रूम में स्टोर्ड जानकारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी समय के हिसाब से थी। मतलब हाल ही की जानकारी ढूंढना आसान था, लेकिन पुरानी जानकारी के लिए ढूंढने से पहले रूम में गहराई तक जाना पड़ता था। सूहाव ने थोड़ी देर सोचा और उसे एक तरकीब सूझी। उसे बस समय के हर छोटे हिस्से को एक सीरियल नंबर देना था और वो उस वक्त क्या हुआ था या उस वक्त की जानकारी को लॉक कर सकता था। फिर वो उन सीरियल नंबर्स को क्लासिफाई कर सकता था और ये सारी जानकारी को क्लासिफाई करने जैसा ही होता। एग्जाम्पल के लिए 1 मिनट को 60 सेकंड्स में बांटा गया। हर सेकंड को एक सीरियल नंबर दिया गया 123-60। इस मिनट में पहले 10 सेकंड्स में सूहाव ने हिस्ट्री का एक हिस्सा रिकॉर्ड किया। 20 से 30 सेकंड्स तक सूहाव ने छींका। 30 से 40 सेकंड्स तक सूहाव ने एक मैथ फॉर्मूला रिकॉर्ड किया। 40 से 50 सेकंड्स तक सूहाव ने खुजली की। 50 से 60 सेकंड्स तक उसने एक और मैथ फॉर्मूला रिकॉर्ड किया। वो होने वाली चीजों को हिस्ट्री, ट्रिविया, मैथ जैसी क्लासिफिकेशन में डाल सकता था। 1 to 10 को हिस्ट्री में क्लासिफाई किया, 20 to 30 और 40 to 50 को ट्रिविया में, और 30 to 40 और 50 to 60 को मैथ में। इस तरह वो सारी जानकारी को पूरी तरह से क्लासिफाई कर सकता था। लेकिन चीजों को इस तरह क्लासिफाई करने में बहुत वक्त और एनर्जी लगती, और ये पक्का कुछ ऐसा नहीं था जो सूहाव पूरा कर पाता। इसका मतलब ये भी होता कि वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था और उसे हर चीज को कैटेगराइज करना पड़ता जो उसके सामने आती। इसलिए सूहाव ने एक अलग तरीका सोचा, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। इंसानी दिमाग ट्रिवियल इंफॉर्मेशन को संभालने में कभी अच्छा नहीं रहा है। इसलिए इंसानों ने कंप्यूटर्स बनाए हैं ताकि ढेर सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और स्टोर करने में मदद मिले। अगर वो मार्बल रूम को एक सुपर कंप्यूटर जैसी किसी चीज में बदल सके जो उसके लिए जानकारी को अपने आप प्रोसेस कर सके, तो इसका यूज अपने साथ एक एआई सिस्टम रखने जैसा होगा। इस तरह का सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल मेनली सूहाव का वक्त और सूहाव का नॉलेज बेस था। वक्त ठीक था जब तक वो इंतजार कर सकता था। वो हमेशा धीरे धीरे काम चला सकता था, लेकिन अभी उसके पास सबसे जरूरी जानकारी के टुकड़े गायब थे, जिसमें शामिल था कि एक्यूरेटली फिल्टर, क्लासिफाई, सर्च, एक्सट्रैक्ट कैसे करें, साथ ही कंपैरिजन, आगे पीछे ट्रांसमिट करना, ऑटोमेशन वगैरह। सूहाव मार्बल रूम से बाहर आया और धीरे धीरे अपने प्लान्स को सुलझाया। फिलहाल उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, बस और पढ़ाई करनी थी। पहले हाई स्कूल की सारी साइंटिफिक नॉलेज लेनी थी। मार्बल रूम की मदद से पढ़ाई अबनॉर्मली फास्ट थी। 7 साल की उम्र में सूहाव ने हाई स्कूल की सारी साइंटिफिक नॉलेज खत्म कर ली, कॉलेज एग्जाम्स में हिस्सा लिया और एक टॉप क्लास कॉलेज में टेस्ट पास किया। पूरे देश में सनसनी मचाते हुए उसे पब्लिकली एक जीनियस और देश का फ्यूचर माना गया। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो सूहाव सच में मार्बल रूम पर डिपेंड रह सकता था और सबसे आगे के साइंटिस्ट्स या रिसर्चर्स में से एक बन सकता था। कॉलेज ज्वाइन करने के 9 महीने बाद उसके पेरेंट्स ने अपनी जॉब्स छोड़ दी और उसी शहर में आ गए जहां कॉलेज था, शैंगजाओ सिटी। उन्होंने नई जॉब्स ढूंढ ली और सूहाव के साथ रहे जब वो सीख रहे थे।
4 साल बाद उसने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आईटी और बाकी अंडर ग्रेजुएट मेजर मटेरियल्स पूरे कर लिए। बेशक सीखने के दौरान कई मुश्किलें आईं, लेकिन वो मददगार बड़े भाइयों, बड़ी बहनों और बूढ़े प्रोफेसर से घिरा हुआ था, जिनके पास अनंत धैर्य था और जिन्होंने सू हाओ की सबसे बड़ी मदद की। यही मेन वजह थी कि सू हाओ 4 साल में ये कोर्सेज पूरे कर पाया। लोगों की मदद के बिना, और अगर वो सिर्फ खुद पढ़ता, तो सफल होने के लिए 20 साल भी काफी नहीं होते। इन 4 सालों में अपने पेरेंट्स का फाइनेंशियल प्रेशर कम करने के लिए सू हाओ ने एक प्लेजरिस्ट यानी नकलची के रूप में भी काम किया और कुछ बुक्स और सॉन्ग्स कॉपी किए और थोड़े वक्त के लिए उनसे मशहूर हो गया। उसे चाइना का सबसे यंगेस्ट और सबसे वर्सेटाइल जीनियस कहा गया। वो नंबर 1 सुपरस्टार से भी ज्यादा पॉपुलर था। जाहिर है बुक्स और सॉन्ग्स कॉपी करना सू हाओ का गोल नहीं था, सिर्फ पढ़ाई थी। तो जैसे ही उसने काफी पैसे कमा लिए, सू हाओ ने वो करना बंद कर दिया। लेकिन ये सोचने के बाद कि इस दुनिया में 4 क्लासिक्स नहीं है, सू हाओ को लगा कि ये अफसोस की बात है। ये ऐसे क्लासिक वर्क्स थे जिन्हें इस दुनिया के लोग मिस कर रहे थे। जो मदद उसे मिली थी उसका बदला चुकाने के लिए सू हाओ ने टाइम निकालकर 4 क्लासिक्स को बाहर निकालने का फैसला किया, ताकि सबको ब्रदर मंकी के स्टाइल के बारे में पता चले। इस तरह जैसे ही वो ग्रेजुएट हुआ, जर्नी टू द वेस्ट पब्लिश हो गई। उस साल जर्नी टू द वेस्ट चाइना की सबसे पॉपुलर बुक बन गई, बार नन। सू हाओ के पेरेंट्स ने उसके कमाए हुए पैसों का यूज किया और शैंगजाओ में एक लग्जरी विला खरीदा। उस लग्जरी विला में लुओ शेंगरोंग और हुआंग शुजुन ने सू हाओ के लिए एक ग्रेजुएशन पार्टी रखी और उसे पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम पास करने पर बधाई दी। हम हमारे प्यारे बेटे को हैप्पी ग्रेजुएशन विश करते हैं और उसकी लाइफ के नए स्टेज में एंटर करने के लिए बधाई देते हैं। पार्टी पॉपर्स फूटे। लुओ शेंगरोंग और हुआंग शुजुन खुशी से चिल्लाए और सू हाओ को उठा लिया, हवा में उछाला और उसे कैच किया। लुओ शेंगरोंग अब एक गोल मटोल मोटे आदमी बन चुके थे। उनकी पुरानी हैंडसमनेस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माँ हुआंग शुजुन ने सजना संवरना शुरू कर दिया था। उनका बुढ़ापा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उनका पूरा व्यक्तित्व ग्लो कर रहा था, जैसे वो कोई 27-28 साल की जवान लड़की हो। सच में दौलत इंसान को बदल सकती है। हुआंग शुजुन ने सू हाओ से कहा, लिटिल हुई, क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज चाहिए जो तुम चाहते हो? पापा और मैं तुम्हारी एक एक विश पूरी कर सकते हैं। लुओ शेंगरोंग ने स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाया। सू हाओ ने सर हिलाया और कहा, दरअसल है, मैं सोर्स कोड डेवलपमेंट और सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहता हूँ। लुओ शेंगरोंग और हुआंग शुजुन के सर के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ गए, लेकिन उन्हें क्लैरिफिकेशन मांगने में शर्म आ रही थी। वो बस ऐसे मुस्कुराए जैसे कुछ हुआ न हो और बोले, ठीक है, हम राजी हैं। और क्या? सू हाओ ने सोचा और कहा, मुझे एक छोटा भाई या बहन चाहिए। हैं? लुओ शेंगरोंग और हुआंग शुजुन हैरान रह गए। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और शर्मा गए। सू हाओ की छोटे भाई या बहन की मांग पर उसके माता पिता राजी हो गए। हालांकि ये कब होगा ये अभी तय नहीं था। सू हाओ ने ये रिक्वेस्ट इसलिए की थी क्योंकि वो समझदार था। वो जानता था कि उसके लक्ष्य दूसरे लोगों से अलग थे। भविष्य में उसे पक्का नहीं पता था कि वो एक आज्ञाकारी बेटा बन पाएगा या नहीं। उसे ये भी नहीं पता था कि वो एक असली बेटे की तरह होने का नाटक कर पाएगा या नहीं। इसलिए अपने भविष्य की भरपाई करने के लिए, जब उसके पास अपने माता पिता के लिए वक्त नहीं होगा, उसने दूसरे बच्चे की बात छेड़ी थी। अभी परिवार के पास काफी सेविंग्स थी और पैसों की कोई तंगी नहीं थी। चिंता बस ये थी कि क्या उसके माता पिता एक और बच्चे को पालने के लिए तैयार हैं। लेकिन असलियत में सू हाओ ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। सू हाओ के माता पिता तो बहुत पहले से दूसरे बच्चे के बारे में सोच रहे थे। बस बात यह थी कि सू हाओ बचपन में इतना चिपकू था कि माता पिता ने उसकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए दूसरे बच्चे की बात नहीं की, और धीरे धीरे उन्होंने इस बारे में बात करना ही बंद कर दिया था। सू हाओ जैसा जीनियस पैदा करने के बाद उसके माता पिता को अपने जीन्स पर बहुत भरोसा हो गया था। कुछ और बच्चे पैदा करना मतलब देश के लिए योगदान देना, समाज का भला करना और मानवता का भला करना था। जैसे ही सू हाओ ने पढ़ाई का बेसिक ज्ञान हासिल कर लिया, वो पूरी तरह से प्रोग्रामिंग और कंपाइलिंग में डूब गया। वो इसे जल्द से जल्द सीखना चाहता था और अपने मार्बल रूम के लिए एक सिस्टम बनाना शुरू करना चाहता था। 1 साल बाद सू हाओ 12 साल का हो गया। उसने उस बिखरे हुए मार्बल स्पेस के लिए कामयाबी से एक प्रोग्राम बनाया और उसे वर्गीकृत किया। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट, हथियार, ये सब अलग अलग कैटेगरीज बन गईं। उसने इस बेसिक प्रोग्राम का नाम रखा कॉस्मिक लाइट 1.0। वो इसे प्यार से लिटिल लाइट बुलाता था।
उसी समय सू हाओ को एक 2 महीने का गोल मटोल छोटा भाई मिला, जिसका नाम रखा गया लुओ चाओशिन। उसी साल प्राइड एंड प्रेजुडिस पब्लिश हुई और बिकी। अगले साल सू हाओ 13 साल का हो गया। मार्बल रूम में उसने कामयाबी से एक सर्च फंक्शन लागू किया, जिससे वो जरूरी जानकारी तुरंत ढूंढ सकता था। इसे अपग्रेड करके कॉस्मिक लाइट 1.1 कर दिया गया। रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स का एक अडेप्टेड वर्जन पब्लिश हुआ और बहुत पॉपुलर हुआ। पियानो पीस फॉरेस्ट रैप्सडी ऑनलाइन आया और वो सबसे महान जीनियस बन गया। एक और साल बीता, सू हाओ 14 साल का हो गया। कॉस्मिक लाइट अब कहीं भी कभी भी रिकॉर्ड करने के काबिल था। वो अपने आप प्रोग्राम, क्लासिफाई और स्टोर कर सकता था। उसमें जानकारी के साथ इंटरैक्ट करने के नए तरीके जोड़ दिए गए थे। यहाँ तक कि उसने कामयाबी से एक टाइम टेबल भी बना लिया था। इसे अपग्रेड करके कॉस्मिक लाइट 1.2 कर दिया गया। सू हाओ का छोटा भाई लुओ चाओशिन एक शरारती बच्चा बन गया था। वो दिखने में बेवकूफ लगता था, लेकिन उसके माता पिता जिद करते थे कि वो चालाक है। इस बेवकूफ दिखने वाले लेकिन चालाक बच्चे को पूरे देश का अटेंशन मिला। सू हाओ को उस डमी पर दया आती थी। अपने भाई के लिए, जो एक ऐसे शानदार बड़े भाई की परछाई में बड़ा हो रहा था, उसकी जिंदगी की मुश्किलें किसी बुरे सपने जैसी थीं। वो जिंदगी भर अपने भाई की बराबरी नहीं कर पाएगा, उसकी हमेशा तुलना की जाएगी और फिर उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत बेचारा था वो। उस साल वाटर मार्जन का एक अडेप्टेड वर्जन पब्लिश हुआ और वो गरम केक की तरह बिका। सू हाओ चीन का निर्विवाद सबसे बड़ा विद्वान बन गया। उसे लिटरेचर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया। एक नया पियानो पीस ऑटम विस्पर्स ऑनलाइन आया और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। वो एक उभरता हुआ संगीतकार बन गया। लोग हर वक्त बस सू हाओ की बातें करते थे। वक्त बीतता गया और सू हाओ लगातार सीखता और एक्सपेरिमेंट करता रहा। एक साल बाद सू हाओ 15 साल का था। मार्बल रूम अब और ज्यादा भर चुका था। सारी जानकारी कॉस्मिक लाइट 1.3 से कनेक्ट हो चुकी थी। सब कुछ व्यवस्थित था। हर वो पल जब कोई जानकारी सू हाओ की इंद्रियों से गुजरती थी, वो अपने आप एनालाइज, कंपेयर और स्टोर हो जाती। बस उस पल का इंतजार करती कि कब सू हाओ को उसे याद करने की जरूरत पड़े। इस साल सू हाओ एक बहुत ही एलिगेंट और हैंडसम नौजवान बन चुका था। एक यंग, रिच, गुड लुकिंग, ज्ञानी जीनियस जो कई आंटियों का ड्रीम लवर था। और सू हाओ का छोटा भाई, जो अब 3 साल का हो गया था, वो अपने माता पिता का नया लाडला बन गया था। लुओ चाओशिन बहुत नाजों से पला था और घमंडी था। घर में सबसे अच्छा बर्ताव और ऊंचा दर्जा मिलने की वजह से वो घर का छोटा शैतान बन गया था। बेशक वो गलतफहमी में था। सू हाओ के सामने उसे अभी भी चुपचाप लेटना पड़ता था। जब सू हाओ अपने कमरे में मार्बल रूम की प्रोग्रामिंग कर रहा था, लुओ चाओशिन अपनी छोटी ट्राइसाइकिल पर सवार होकर ढेर सारे खिलौनों से लैस होकर सू हाओ के कमरे में घुस आया। उसने अपनी टॉय गन से सू हाओ पर फायरिंग शुरू कर दी। सू हाओ ने उसे एक पैर से उठाया और ऐसे बाहर फेंका जैसे वो फर्श पर पोछा लगा रहा हो। जब लुओ चाओशिन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी ट्राइसाइकिल, खिलौने और टॉय गन भी बाहर फेंक दी गई। साउंड इफेक्ट, बच्चे के रोने की जोरदार आवाज। लुओ चाओशिन रोया और चिल्लाया। उसने रोते हुए पास खड़े अपने माता पिता की तरफ देखा, मदद की भीख मांगी। हालांकि उसके माता पिता ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो, जैसे कि उनकी दिशा में पादा तक न हो। अब जाकर लुओ चाओशिन को एहसास हुआ कि इस घर में नंबर 1 कौन है। इन सालों में सू हाओ अलग अलग विषयों में माहिर होता गया और इसी वजह से उसे इंसानी सभ्यता की चमक समझ में आई। इस दुनिया पर इतनी गहराई से रिसर्च करने के बाद वो इस दुनिया के उन वैज्ञानिकों की तारीफ करता था जिन्होंने अपनी जिंदगी रिसर्च के लिए समर्पित कर दी। वो ये भी समझ सकता था कि उसकी चेतना का उस छोटे से वर्म होल में रहना कितना अविश्वसनीय था। हाल ही में सू हाओ की रिसर्च का टॉपिक था बिग डेटा। बिग डेटा का आखिरी लक्ष्य था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी का बिग डेटा सुपर कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर तक सीमित था और असली एआई के लेवल तक पहुंचने से बहुत दूर था। लेकिन फिर भी बिग डेटा ने रोजमर्रा की जिंदगी में जो बदलाव लाया था, वो एक सुराग दे सकता था। वक्त के साथ मार्बल रूम में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जमा होती गई। सू हाओ का कंपाइलेशन सिस्टम जानकारी को एक दूसरे से जोड़ देगा और भविष्य की प्रेडिक्शन की जा सकती है। मार्बल रूम की कॉस्मिक लाइट का एक एआई बनना तय था, जो सू हाओ के लक्ष्यों में से एक था। सू हाओ की चेतना मार्बल रूम में दाखिल हुई। अब मार्बल रूम की जगह बंजर नहीं थी, बल्कि टेक्नोलॉजी से भरी हुई थी। ये एक फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप जैसा लग रहा था। हवा में अनगिनत डिस्प्ले स्क्रीन्स भरी हुई थी, जिन पर लगातार अलग अलग तरह का डेटा फ्लैश हो रहा था। सबसे ऊपर एक डिजिटल घड़ी थी, जो अपनी शुरुआत से लगातार टिक टिक कर रही थी। डिस्प्ले पर दिख रहा था 1 साल, 3 महीने, 20 दिन,
15 घंटे 21 मिनट 25 सेकंड। इसका मतलब था कि इसकी शुरुआत से 1 साल और 3 महीने बीत चुके थे। नंबर लगातार उछल रहे थे, हर गुजरते सेकंड के साथ बदल रहे थे। मेन स्क्रीन क्लासिफिकेशन के लिए नहीं थी, बल्कि लॉग्स रिकॉर्ड करने के लिए थी। सू हाउ लॉग से हाल ही की कोई भी जानकारी रिव्यू कर सकता था। साउंड इफेक्ट, एक रोबोटिक सिस्टम लॉग्स पढ़ रही है। 1 साल 3 महीने 19 दिन 0 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड। कॉस्मिक लाइट 1.3 का अपडेट पूरा हो गया है और स्पीड में 0.01% का सुधार हुआ है। ट्रांसमिटिंग सेंस टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड कर ली गई है और सीखने का शेड्यूल तय कर दिया गया है। वर्तमान प्रगति 0.01% है। डॉक्टरल थीसिस बिग डेटा एंड एआई ट्रेंड्स, एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर डेवलपमेंट्स फॉर्मेट कर ली गई है और कभी भी पब्लिश की जा सकती है। प्रोफेसर गाओ के रिसर्च ऑन द डिजाइन ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का इनविटेशन एक्सपायर हो गया है और 3 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। कमरे की तुलना पहले से करने पर मेन कंप्यूटर 1 मिलीमीटर खिसक गया है, कचरा 3 सेंटीमीटर दूर है, बोतल का ढक्कन 3 डिग्री घुमा हुआ है। निष्कर्ष, सू हाउ कमरे में आया, कंप्यूटर से टकराया, कूड़ेदान से टकराया और पानी की बोतल खोली। डॉक्टरल थीसिस में टाइप सेटिंग का एक और काम जुड़ा है जिसमें 10 सेकंड लगेंगे। आंकड़े, जर्नी ऑफ द वेस्ट 1,02,35,467 कॉपियां, वाटर मार्जिन 2,31,656 कॉपियां। इसके आगे पिछले दिन का लॉग भी देखा जा सकता है। 1 साल 3 महीने 18 दिन 0 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड। कॉस्मिक लाइट 1.3 का अपडेट पूरा हो गया है। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड हुआ, डेटाबेस रिफाइंड, एक्यूरेसी 1.2% बढ़ गई। ट्रांसमिटिंग सेंस टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड कर ली गई है और सीखने का शेड्यूल तय कर दिया गया है। वर्तमान प्रगति 0.01% है। डॉक्टरल थीसिस बिग डेटा एंड एआई ट्रेंड्स, एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर डेवलपमेंट्स फॉर्मेट कर ली गई है और कभी भी पब्लिश की जा सकती है। प्रोफेसर गाओ के रिसर्च ऑन द डिजाइन ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का इनविटेशन एक्सपायर हो गया है और 3 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। कमरे की तुलना पहले से करने पर मेन कंप्यूटर 1 मिलीमीटर खिसक गया है, कचरा 3 सेंटीमीटर दूर है, बोतल का ढक्कन 3 डिग्री घुमा हुआ है। निष्कर्ष, सू हाउ कमरे में आया, कंप्यूटर से टकराया, कूड़ेदान से टकराया और पानी की बोतल खोली। डॉक्टरल थीसिस में टाइप सेटिंग का एक और काम जुड़ा है जिसमें 10 सेकंड लगेंगे। आंकड़े, जर्नी ऑफ द वेस्ट 1,02,35,467 कॉपियां, वाटर मार्जिन 2,31,656 कॉपियां। इसके आगे पिछले दिन का लॉग भी देखा जा सकता है। 1 साल 3 महीने 18 दिन 0 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड। कॉस्मिक लाइट 1.3 का अपडेट पूरा हो गया है। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड हुआ, डेटाबेस रिफाइंड, एक्यूरेसी 1.2% बढ़ गई। ट्रांसमिटिंग सेंस टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड कर ली गई है और सीखने का शेड्यूल तय कर दिया गया है। वर्तमान प्रगति 0.01% है। डॉक्टरल थीसिस बिग डेटा एंड एआई ट्रेंड्स, एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर डेवलपमेंट्स फॉर्मेट कर ली गई है और कभी भी पब्लिश की जा सकती है। प्रोफेसर गाओ के रिसर्च ऑन द डिजाइन ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का इनविटेशन एक्सपायर हो गया है और 3 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। कमरे की तुलना पहले से करने पर मेन कंप्यूटर 1 मिलीमीटर खिसक गया है, कचरा 3 सेंटीमीटर दूर है, बोतल का ढक्कन 3 डिग्री घुमा हुआ है। निष्कर्ष, सू हाउ कमरे में आया, कंप्यूटर से टकराया, कूड़ेदान से टकराया और पानी की बोतल खोली। डॉक्टरल थीसिस में टाइप सेटिंग का एक और काम जुड़ा है जिसमें 10 सेकंड लगेंगे। आंकड़े, जर्नी ऑफ द वेस्ट 1,02,35,467 कॉपियां, वाटर मार्जिन 2,31,656 कॉपियां। इसके आगे पिछले दिन का लॉग भी देखा जा सकता है। सू हाओ के हाथों झाड़ू से सुधरने के बाद लुओ चाओसिन को एक बार फिर एहसास हुआ कि वो इस घर में सबसे कमजोर है। उसका कमरा जो मॉन्स्टर टॉयज से भरा पड़ा था, उस ताकतवर राक्षस यानी उसके बड़े भाई के सामने टिक नहीं सकता था। यहां तक कि उसके माता पिता जो उसे इतना लाड प्यार करते थे, वो भी बड़े भाई के सामने उसके लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थे। बड़ा भाई बहुत ज्यादा ताकतवर था। लुओ चाओसिन बस यही सोचता रहा, मैं उसे कब हरा पाऊंगा, मैं कब इस घर का असली मालिक बनूंगा। सू हाओ अपने कमरे में वापस गया और कंप्यूटर के सामने बैठकर गहरी सोच में डूब गया। वो इस साल 15 साल का हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि 5 साल से ज्यादा न जी पाने का वो पुराना श्राप अब टूट चुका है। जब से वो किंडरगार्टन वाली घटना से जिंदा बचा था, उसकी जिंदगी बहुत मजे में चल रही थी। उसने किसी और खतरे का सामना नहीं किया था।
इस ट्रेंड को देखते हुए शायद वो एक पूरी जिंदगी जी सकता था, मशहूर हो सकता था और एक ऐसा जीनियस बन सकता था जो इस दुनिया पे अपनी गहरी छाप छोड़े। यही तो वो जिंदगी थी जो वो चाहता था। अपनी पिछली जिंदगी में जहां उसके पास कुछ नहीं था, वो उम्मीद करता था कि उसकी जिंदगी रंगों से भरी हो, इतना पैसा हो जो खर्च करने पर भी खत्म ना हो, ढेर सारी लड़कियां हों, वो जो चाहे कर सके, अपना खुद का न्याय लागू कर सके और उसका नाम पूरी दुनिया में गूंजे। अब तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। उसके पास लगभग अनलिमिटेड पैसा था, अनगिनत लड़कियां, आंटीज और औरतें उसे पसंद करती थीं। वो जो चाहे कर सकता था, यहां तक कि उस परेशान करने वाले लुओ चाओसिन की धुलाई भी कर सकता था। कोई उसे नहीं रोकता था, उसके माता पिता भी नहीं। लोग उसके हर एक शब्द को ध्यान से सुनते थे। उसका न्याय ही अब अनगिनत लोगों का न्याय था। हालांकि अभी उसका नाम पूरी दुनिया में नहीं गूंज रहा था, लेकिन थोड़े समय और पृथ्वी के कुछ मशहूर राइटर्स और म्यूजिशियंस की नकल के साथ वो पूरी दुनिया में मशहूर होने वाला था। ये तस्वीर दिमाग में आते ही सू हाव अचानक हंस पड़ा। वाकई ऐसी आरामदेह और सुकून भरी जिंदगी जीने लायक थी। ये वही था जो वो चाहता था। यहां उसके सारे सपने एक एक करके सच हो रहे थे। बेशक इंसान सिर्फ ले नहीं सकता, टेक टेक टेक। इस दुनिया की कामयाबी उसकी भी थी। वो इस दुनिया को बदले में कुछ देना भी चाहता था, ऐसी चीजें जो उसकी ताकत में थीं। सू हाव ने मन ही मन सोचा, मुझे इस दुनिया के लिए कुछ छोड़ना होगा। मैं यहां सिर्फ मुफ्त में जीने नहीं आ सकता। सू हाव जो चीजें पीछे छोड़ना चाहता था, वे सिर्फ पृथ्वी की कहानियां और संगीत नहीं थीं। वो अपनी खुद की मेहनत से इस दुनिया की सभ्यता के विकास को बढ़ाना चाहता था और ज्यादातर लोगों के लिए एक बेहतर जिंदगी लाना चाहता था। इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मेरी मौजूदा नॉलेज काफी नहीं है, मुझे और सीखना होगा। उसने एनालाइज किया, मेरी लिमिटेड नॉलेज की वजह से कॉस्मिक लाइट का करंट लेवल बहुत कम है। ये एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने से अभी बहुत दूर है। अगर मैं क्वांटम प्रोसेसिंग सीख लूं, तो मैं लिटिल लाइट की कंप्यूटिंग पावर को बहुत बढ़ा सकता हूं। तब पूरा सिस्टम ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इसलिए अभी मेरी नॉलेज में कमी है। अभी का मकसद सिर्फ सीखना है। सू हाव ने कमांड दी, लिटिल लाइट, क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स जोड़ो। सेटिंग अप क्वांटम मैकेनिक्स कोर्स, क्वांटम मैकेनिक्स बेसिक डेटा कलेक्शन, ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस, क्वांटम मैकेनिक्स कोर्स सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड। हर दिन 2 घंटे की पढ़ाई 3 महीने तक। तेजी से समय बीतने की आवाज। 1 साल बाद सू हाव 16 साल का हो गया। वो पहले ही डॉक्टरेट हासिल कर चुका था और एकेडमिक सर्कल्स में मशहूर था। इस 1 साल में कई बार ऑप्टिमाइज होने के बाद लिटिल लाइट की क्लाउड कंप्यूटिंग पावर में जबरदस्त सुधार हुआ था। मार्बल रूम फिर से ऑप्टिमाइज हुआ और अब वो किसी स्पेसशिप के कंट्रोल रूम जैसा नहीं दिखता था। सू हाव ने उसे एक साधारण लिविंग रूम में बदल दिया, लेकिन ये लिविंग रूम जैसे वो चाहे वैसा रूप ले सकता था। घास का मैदान, रेगिस्तान, समंदर का किनारा, बर्फीले पहाड़, बादल, जैसे ही वो सोचता वो बदल जाता। सिर्फ एक विचार से वो सबसे ताजा लॉग देख सकता था। यहां तक कि वो जो किताब पढ़ना चाहता था उसे हवा में प्रकट कर सकता था। इसके अलावा उसकी नई बुक्स हैरी पॉटर भी पूरी दुनिया में खूब बिकी। उसने चाइनीज माइथोलॉजी की हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर्स लिखने का प्लान बनाया, लेकिन वक्त कम था इसलिए शुरू नहीं कर पाया। उसका नया पियानो पीस किस द रेन भी पूरी दुनिया में गूंज रहा था। उसने ये चीजें पैसों के लिए नहीं की, बल्कि इस दुनिया को कुछ वापस देने के लिए की थी। आज का सू हाव माँ बाबा की तरह ये कहने की औकात रखता था कि मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ चल रहा था। वो जल्द ही बालिग होने वाला था और फिर वो खुलेआम उन खूबसूरत लड़कियों को ढूंढ सकता था। जब तक कि एक दिन सू हाव अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ था। अचानक उसे अपने पेट में तेज मरोड़ महसूस हुई। उसका सर चकराने लगा और वो अपनी डेस्क पर ही ढेर हो गया। न जाने कितना वक्त बीता। लुओ चाओसिन अपनी नई फेक आर्मर्ड कार लेकर सू हाव के कमरे में दाखिल हुआ। आज उसने अपने भाई के साथ दोबारा द्वंद्व भरने की तैयारी की थी। वो अपनी कार में शो ऑफ करता हुआ अपने बड़े भाई के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसने अपने भाई की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं देखा। उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने अपना नया रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किया और सू हाव पर एक ग्रेनेड फायर किया। गोला निकला और हल्के से सू हाव को लगा और जमीन पर गिर गया, लेकिन बड़े भाई की तरफ से अभी भी कोई हलचल नहीं थी। आमतौर पर तो अब तक उसका महान राक्षस भाई उसे कॉलर से पकड़कर बाहर फेंक चुका होता। लुओ चाओसिन को समझ नहीं आया। वो कार से उतरा, अपना हेलमेट उतारा और अपनी नन्ही ताकत से सू हाव को धक्का दिया। सू हाव हिला तक नहीं।
लुओ चाओसिन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत अपनी आर्मर्ड कार में कूदा और बाहर की तरफ भागा, साथ ही कार का अलार्म बजाया। वीयू वीयू, वो पूरी ताकत से चिल्लाया, मम्मी मम्मी मम्मी, बड़े भैया मुझसे हार गए। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसने अपनी बात बदली और चिल्लाया, मम्मी मम्मी मम्मी, बड़े भैया हिल नहीं रहे हैं। जब सुहाओ की नींद खुली तो उसने पाया कि वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके माता पिता लो शेंगरोंग और हुआंग शुजून के चेहरों पर गहरी चिंता थी। माँ की आंखें लाल थीं, आंसुओं की वजह से उनका मेकअप खराब हो चुका था। लेकिन जैसे ही सुहाओ जागा, उन्होंने उसे एक चमकदार मुस्कान दी। लिटिल हुई, जाग गया? क्या तुम्हें भूख लगी है? माँ ने तुम्हारे लिए कुछ फल तैयार किए हैं, अगर भूख लगी है तो पहले खा लो। छोटा लुओ चाओसिन अपने हाथों पर बैठा हुआ और बिस्तर पर झुका हुआ लेटा था। वो बस एक टक सुहाओ को घूर रहा था। सुहाओ को एहसास हुआ कि वो जरूर बीमार पड़ गया है, लेकिन सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा था, वो बीमार कैसे पड़ सकता था? उसने माँ के हाथ से सेब लिया और एक बाइट खाई। फिर वो अपनी चेतना के साथ मार्बल रूम में गया और लॉक चेक किया। 2 साल 7 महीने 8 दिन 0 घंटे 0 मिनट 0 सेकेंड। कॉस्मिक लाइट 2.1 अपडेट कंप्लीट। सिस्टम डिस्प्ले इंटरफेस ऑप्टिमाइज्ड। रिसोर्स क्रॉस सर्च फंक्शन ऑप्टिमाइज्ड। चाइनीज वोकैबुलरी एनालाइज्ड 69%। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की पढ़ाई में निपुणता 3%। शरीर की स्थिति में अचानक बदलाव के कारण आपको कोमा में चले गए थे। डेटा रेफरेंस, डेटा अपर्याप्त है और डेटा की जरूरत है। अस्पताल परीक्षण निष्कर्ष, कंक्लूजन, पैंक्रियाटिक कैंसर, अग्न्याशय का कैंसर। विस्तृत रिपोर्ट नीचे है। अनुमानित जीवित रहने का समय 9 महीने। जैसे जैसे सुहाओ ने लॉक पढ़ा, उसका दिमाग शून्य पड़ गया और वो एक गहरे अंधेरे में डूबता चला गया। लिटिल हुई, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी बीमारी बहुत छोटी सी है, तुम जल्दी ही हॉस्पिटल से बाहर आ जाओगे। हुआंग शुजून के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो लगातार सुहाओ से बातें किए जा रही थी। उन्हें डर था कि कहीं सुहाओ का दिमाग उल्टी सीधी चीजें ना सोचने लगे। हाँ, लुओ शेंगरोंग ने भी जल्दी से अपनी गर्दन हिला दी। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि तुम बीमार इसलिए पड़े हो क्योंकि तुमने इन सालों में बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए अब थोड़े समय के लिए तुम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करोगे और सिर्फ आराम करोगे। हाँ, ताकि तुम शांति से ठीक हो सको। हमारा पूरा परिवार हॉस्पिटल में ही शिफ्ट हो गया है। इस दौरान जब तुम पढ़ नहीं पाओगे तो हमें लगा तुम बोर हो जाओगे, इसलिए हम तुम्हारे पास बातें करने के लिए रहेंगे। हाँ। सुहाओ ने ध्यान से उनकी बात सुनी और ऐसा नाटक किया जैसे उसे अपनी हालत के बारे में कुछ नहीं पता। उसने अपने माता पिता के सामने सिर हिलाया और वादा किया कि वो अच्छे से आराम करेगा और इस दौरान कुछ नहीं सोचेगा। फिर जब वो अकेला हुआ, उसने इंटरनेट पर सर्च किया, पैंक्रियाटिक कैंसर, अग्न्याशय का कैंसर। पैंक्रियाटिक कैंसर को किंग ऑफ कैंसर भी कहा जाता था। ये देखते ही सुहाओ को अचानक सब समझ आ गया। उसके पास अब कोई मौका नहीं था। मॉडर्न मेडिसिन के नजरिए से ये एक जानलेवा बीमारी थी और शायद वो 9 महीने भी जिंदा नहीं रह पाएगा। शांत होकर और स्थिति के बारे में सोचने के बाद सुहाओ को एहसास हुआ कि ये ब्रह्मांड कितना रहस्यमयी और अनप्रेडिक्टेबल है। क्या जीवन रहस्यमयी नहीं है? जीवन के बारे में इंसान की अभी की समझ बहुत ही उथले लेवल पर थी। ज्यादातर बीमारियों का इलाज नहीं था, उनकी वजह नहीं पता थी, और इंसानी शरीर के बारे में सुहाओ की अपनी समझ तो और भी कम थी। उसे अपने शरीर का कोई ज्ञान नहीं था। इन सालों में वो ज्ञान के पीछे भाग रहा था। उसका फोकस नेचुरल साइंस पर था, लेकिन उसने मानवता की जड़ यानी कि जीवन को नजरअंदाज कर दिया था। उसके कॉस्मिक लाइट में मेडिकल की एक भी कैटेगरी नहीं थी। सुहाओ चुपचाप मार्बल रूम में दाखिल हुआ। ढेर सारी कैटेगरीज के पीछे एक नया कॉलम जोड़ा गया, मेडिकल। थोड़ा सोचने के बाद उसने इसे डिलीट किया और इसका नाम बदल कर रखा लाइफ। मेडिसिन का आखिरी मकसद जीवन ही तो है। बीमार पड़ना एक मजबूत संकेत यानी सिग्नल है जो शरीर बाहर भेजता है, ये बताने के लिए कि अंदर के ऑर्गन्स और सेल्स अब नुकसान को नहीं झेल पा रहे और बाहरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। ये जिंदगी की मदद की पहली पुकार थी। तो फिर जीवन क्या था? मांस, कोशिकाएं, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स? कौन बता सकता है? हम बस इतना जानते हैं कि जीवन एक चमत्कार है जो करोड़ों सालों में बना है। जीने का मतलब इंसान की समझ से कहीं ऊपर था। ये क्यों शुरू हुआ, क्यों खत्म होता है, जीवन का मकसद क्या है? कोई इन सवालों का असली जवाब नहीं दे सकता था।
और एक आम इंसान इन सवालों के बारे में सोचता भी नहीं। लेकिन सू हाव ने हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए उस लाइफ कॉलम को खाली नजरों से देखा और पहली बार गहराई से सोचा, क्या सच में इन सवालों का कोई जवाब नहीं है? सू हाव के दिल में अचानक ये जानने की एक तेज इच्छा जाग उठी। दूसरे दिन सू हाव ने ऐसे कहा जैसे ये कोई मामूली बात हो, मम्मी, मैं कुछ मेडिकल की किताबें देखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे एक लैपटॉप लाकर दे सकती हैं? बिल्कुल नहीं। हुआंग शुजुन ने हिचकिचाहट तक नहीं और साफ मना कर दिया। उनके हिसाब से उनके लाडले बेटे की बीमारी की वजह उसकी पढ़ाई की सनक ही थी जिसने उसके शरीर को तोड़ दिया था। उसी वक्त पास बैठे रोज हाउसिंग ने अपना हाथ उठाया और बोला, मम्मी, बड़े भैया पढ़ना चाहते हैं, मुझे भी पढ़ना है। हुआंग शुजुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहली बार उन्होंने रोज हाउसिंग को उठाया और उसकी धुलाई कर दी, एक के बाद एक थप्पड़। पढ़ना है? तुझे पढ़ना है? क्या पढ़ेगा तू? रोज हाउसिंग, तेरी माँ ये कह रही है, आज के बाद अगर तू स्कूल में टॉप 20 में भी आया तो ये माँ तेरी टांगे तोड़ देगी। सुना तूने? आज के बाद बाहर जा और खेल। अगर मैंने तुझे पढ़ते हुए या होमवर्क करते हुए देखा तो मैं तुझे बताऊंगी। रोज हाउसिंग के लिए खुशी इतनी अचानक आई थी, ये तो स्वर्ग था। वो पिटने पर रोना भी भूल गया। सू हाव ने बेबसी से अपना सिर खुजलाया और अपने पिता रो शंगरोंग की तरफ मुड़ा। पापा, मैं कुछ किताबें देखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कंप्यूटर ढूंढने में मदद नहीं करेंगे? रो शंगरोंग को जवाब देने का मौका ही नहीं मिला कि हुआंग शुजुन चिल्लाई, बिल्कुल नहीं, अगर मैंने ना कहा है तो मतलब ना। बोलने के बाद उन्होंने रो शंगरोंग को भी घूर कर देखा। रो शंगरोंग का पिघलता हुआ दिल फिर से सख्त हो गया और उन्होंने गुस्से में कहा, सही बात है, बिल्कुल नहीं। इसके तुरंत बाद हुआंग शुजुन ने सू हाव को भाषण देना शुरू कर दिया कि वो क्यों नहीं पढ़ सकता और पढ़ाई सेहत के लिए कितनी हानिकारक है और भी न जाने क्या क्या बकवास। आखिरी रास्ते के तौर पर सू हाव को अपने बात करने का तरीका बदलना पड़ा। सू हाव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मम्मी, आपको मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से जानता हूँ, मेरी बीमारी लाइलाज है ना? मेरे पास सिर्फ 9 महीने या उससे कुछ ज्यादा वक्त है, सही कहा ना मैंने? हुआंग शुजुन और रो शंगरोंग सन्न रह गए। रोज हाउसिंग को लगा जैसे वो समझ रहा है, पर असल में उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने माता पिता की नकल की और अपनी आंखें बड़ी कर लीं। इस पल हुआंग शुजुन खुद को रोक नहीं पाई। बारिश की बूंदों जैसे मोटे मोटे आंसू उनके चेहरे से गिरने लगे। रो शंगरोंग ने जल्दी से अपनी पत्नी को गले लगा लिया। अचानक हुआंग शुजुन को कुछ ख्याल आया। उन्होंने रो शंगरोंग की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ाया और उन पर इल्जाम लगाते हुए उंगली उठाई। वो गुस्से में बोली, रो शंगरोंग, बोलो, क्या तुम वो बेवकूफ थे जिसने लिटिल हुई का बताया? रो शंगरोंग डर के मारे उछल पड़े। उन्होंने सिर हिलाया और हाथ हिलाते हुए सफाई दी, मैं नहीं था, मैंने नहीं बताया। तुम नहीं तो और कौन? रो शंगरोंग ने अपनी आंखें घुमाई और उनकी नजर रोज हाउसिंग पर पड़ी, जो अजीब सा मुंह बना रहा था। उन्होंने रोज हाउसिंग की तरफ इशारा किया और बोले, शायद लिटिल सिन ने बता दिया हो। हुआंग शुजुन की जलती हुई आंखें रोज हाउसिंग की तरफ मुड़ी। रोज हाउसिंग, क्या तूने बताया? रोज हाउसिंग हक्का बक्का रह गया। मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? मैं क्या कर रहा हूं? सू हाव के चेहरे पर एक मजाकिया भाव आया और उसने कहा, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बताया। जब आप सबका ध्यान भटका हुआ था तब मैंने छुप कर देख लिया था। हुआंग शुजुन रुकी और सावधानी से पूछा, लिटिल हुई, तुम उदास नहीं हो? बकवास, सू हाव ने बिना शब्दों के कहा। बेशक मैं उदास हूं, लेकिन उदास होने से क्या मदद मिलेगी? ये चीजों की असलियत को नहीं बदल सकता। हॉस्पिटल वार्ड में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। ये देखकर कि माहौल ठीक नहीं है और हुआंग शुजुन के आंसू फिर गिरने वाले हैं, उसने जल्दी से कहा, मम्मी, मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए जो बेस्ट है वही करना चाहती हैं, लेकिन बात अब यहां तक पहुंच गई है। चीजों को पहले जैसा करने का अब कोई तरीका नहीं है। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में मैं अपनी शर्तों पर जीना चाहता हूं, क्या ये ठीक है? मैं पढ़ना और सीखना चाहता हूं। हुआंग शुजुन का गला भराया और वो सिसकते हुए बोली, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम जिंदगी के प्रति एक पॉजिटिव और आशावादी नजरिया रखोगे तो ठीक होने का चांस है। इसलिए इस दौरान खुद पर ज्यादा प्रेशर मत डालो। माँ की बात मान लो, ठीक है? सू हाव ने तसल्ली दी, चिंता मत करो, मैं इलाज में पूरा सहयोग करूंगा और अपने शरीर को ज्यादा थकने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं रोज बस थोड़ी देर के लिए पढ़ूंगा। हुआंग शुजुन अभी भी हिचकिचा रही थी तो सू हाव ने आगे कहा, और मम्मी, आपको याद नहीं है, मेरा बेटा एक जीनियस है। मुझे इस बीमारी को खुद स्टडी करने दीजिए। कौन जाने
शायद मैं इसका इलाज ढूंढ लूं। रो शंगरोंग ने अपनी हथेली पर मुक्का मारा और उनके चेहरे से काले बादल छट गए। बात में दम है। सू हाओ ने लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मारा। सिर्फ बात में दम नहीं है। जैसा कि कहावत है, दूसरों से मदद मांगने से बेहतर है खुद की मदद करना। मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है। मेरा यकीन करो, शायद मैं सच में कामयाब हो जाऊं। आखिरकार हुआंग शिजुन मान गईं। वो सू हाओ को लैपटॉप देने और बुक स्टोर से मेडिकल रिसर्च और लाइफ साइंस की किताबें खरीदकर लाने के लिए राजी हो गईं। शर्त यह थी कि हर दिन वो 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता। 4 घंटे के बाद उसे सब हटाना होगा। लेकिन इस तरह की पाबंदी सू हाओ के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। जब तक उसे कंप्यूटर मिल जाता और वो लाइफ साइंस और मेडिकल नॉलेज को अपने मार्बल रूम में स्वीप यानी तेजी से स्कैन कर लेता, तो फिर वो मार्बल रूम के अंदर आराम से उसे देख सकता था। सू हाओ की स्थिति पर बातचीत करने के बाद हुआंग शिजुन ने अपना ध्यान रोज हाउसिंग की तरफ मोड़ा। लिटिल सिन, कल मम्मी तुम्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए साइन अप कराने ले चलेंगी। तुम्हें आर्ट, पियानो, डांस, ताइक्वांडो, स्विमिंग, पिंग पोंग सब सीखना होगा। तुम्हें अपनी बॉडी को ट्रेन करना ही होगा, समझे? बस इसी तरह सू हाओ ने अपने दिन पढ़ाई, खाने और सोने में बिताए। जीवन के प्रति उसकी समझ हर दिन गहरी होती गई। उसने जीवन को बहुत करीब से समझा और जाना कि ये कितना नाजुक है। उसने जो विश्लेषण किया था, उसके हिसाब से जीवन में कई ऐसे चमत्कार थे जिन्हें विज्ञान अभी ठीक से नहीं समझा सकता था। उसने खास तौर पर कई टाओइस्ट कलेक्शंस, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स और पारंपरिक चिकित्सा सिद्धांतों का सहारा लिया। वो समझना चाहता था कि प्राचीन संतों ने जीवन को कैसे देखा था, वे जीवन के चमत्कार को कैसे देखते थे। उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने रखा जिसने सू हाओ को उलझन में डाल दिया। हार्ट फोर्स, यानी मन की शक्ति। हार्ट फोर्स बदलने वाली और रहस्यमयी थी, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि हार्ट फोर्स चमत्कार कर सकती थी। लेकिन ये हार्ट फोर्स थी क्या? कुछ ने कहा कि ये इंसान की सोचने की क्षमता से आने वाली ताकत है। कुछ ने कहा ये इंसान का विश्वास है। कुछ ने कहा ये जीने की चाहत है, तो कुछ ने कहा ये वो जज्बा है जो मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं मानता। यहां तक कहा गया कि जीवन और मृत्यु सिर्फ इंसान खुद तय कर सकता है। अगर हार्ट फोर्स जीवन की तरफ हो तो इंसान 100 साल जी सकता है। अगर हार्ट फोर्स मृत्यु की तरफ हो तो 100 बीमारियां लग सकती हैं। ये सब असलियत में होता था, लेकिन विज्ञान इसे अभी समझा नहीं पा रहा था। शायद जैसे जैसे इंसान खोज करता जाएगा, उसे जवाब मिल जाएगा। इसीलिए सू हाओ ने कॉस्मिक लाइट में एक और टॉपिक बनाया, हार्ट स्टडीज। उसने जीवन, चेतना और आत्मा पर प्राचीन संतों के विचारों को इसमें डाल दिया, ताकि भविष्य में इस पर रिसर्च कर सके। उसी समय उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। उसका चेहरा धंस गया था। बस उसकी आंखों की रोशनी अभी भी चमकदार थी। वो जानता था कि इस दुनिया में उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इन सालों में अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखते हुए उसे कोई पछतावा नहीं था। उसे वो सब मिला जो वो चाहता था। बस एक ही अफसोस था कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। वो अभी बालिग भी नहीं हुआ था और उन खूबसूरत सुंदरियों से मिलने का वादा कभी पूरा नहीं कर पाया। इलाज के दौरान उसके शरीर ने बहुत दर्द सहा। उसने एक कैंसर पेशेंट की तड़प और बेबसी को खुद महसूस किया। एक तरफ जीने की उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, दूसरी तरफ दर्द इतना असहनीय था कि लगता था मौत ही सुकून देगी। कौन खुशी से नहीं जीना चाहता? हालांकि सू हाओ दर्द में था, लेकिन उसने खुद को खत्म करने के बारे में नहीं सोचा। पहली वजह उसके माता पिता की उम्मीद थी। दूसरी वजह वो बीमारी से लेकर अंत तक के पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करना चाहता था। उसे यकीन था कि ये जानकारी भविष्य में कभी न कभी काम आएगी। सू हाओ चाहे जो भी सोच रहा हो, उसके माता पिता चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो दिन तो आना ही था। सू हाओ के माता पिता ने उससे बार बार पूछा, लिटिल हुई, क्या कोई और चीज है जो तुम चाहते हो? मौत से ठीक पहले सू हाओ ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया माँ, शुक्रिया पापा। उसी वक्त लुओ चाओसिन पास आया और अपने प्यारे बड़े भाई की तरफ उम्मीद से देखने लगा। सू हाओ हंसा और उसने इसे इग्नोर कर दिया। उसने अपने माता पिता की तरफ देखा और कहा, अलविदा। अगर उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो वो उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। मन ही मन उसने कहा, माफ करना, मैं आपका बेटा बनकर आया, लेकिन आपके बुढ़ापे तक आपका साथ नहीं निभा पाया। लुओ चाओसिन, अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखना।
इसके बाद एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ सू हाओ की चेतना एक बार फिर अंधेरे में लौट गई। जीनियस की मौत, उम्र 16 साल, एक बड़ा अफसोस। मानवता ने 50 साल की शानदार संस्कृति खो दी। पिछले 1000 सालों का नंबर 1 जीनियस लुओ चाओ हुई का जीवन। इस सदी का सबसे चमकीला उल्कापिंड शायद कम समय के लिए था, लेकिन 1000 सालों तक याद किया जाएगा। क्या कोई उस गायब हुए नॉवेल का नाम जानता है जिसका जिक्र मास्टर लुओ चाओ हुई ने किया था? उस दिन पूरी दुनिया या तो बहुत दुखी थी या बहुत खुश। वे सू हाओ के बारे में क्या महसूस करते थे, वो ये कभी नहीं जान पाएगा। सू हाओ की चेतना धीरे धीरे वापस लौटी। उसने पाया कि वो एक 2 साल का बच्चा बन गया है। इस वक्त वो एक बहुत लंबे और मजबूत आदमी के नजरिए पर बैठा था। उसके नन्हे हाथ अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी के सिर को जकड़े हुए थे। उसे डर था कि कहीं वो गलती से जमीन पर न गिर जाए। हालांकि वो दिमागी तौर पर तैयार था, फिर भी वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। पिछली दुनिया में वो बस कामयाब और मशहूर होने ही वाला था। उसे नहीं लगा कि उसने अभी काफी खेल लिया है। अब बढ़िया है, उसे फिर से शुरुआत करनी होगी। और वो एक नाजुक छोटा बच्चा बन गया है जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता। पिछली दुनिया में बेहोश होने से लेकर अब होश आने तक सू हाओ को लगा ही नहीं कि ज्यादा वक्त बीता है। ऐसा लगा जैसे उसने एक प्यारी सी झपकी ली हो। जैसे ही वो जागा, सारा दर्द और बीमारी गायब हो गई थी। उसका शरीर बेहद हल्का और जानदार महसूस हो रहा था। हालांकि उसके हाथ पैर छोटे थे और उनमें ताकत नहीं थी, लेकिन उसने उस दर्द रहित एहसास का भरपूर मजा लिया। जब सू हाओ पूरी तरह जागा, उसने देखा कि वो आदमी उसे एक रास्ते से ले जा रहा है। उसने फटे पुराने कवच पहने थे और उसके हाथों में तलवार और ढाल थी। ये देखकर कि कोई तुरंत खतरा नहीं है, सू हाओ रिलैक्स हो गया। उसकी चेतना मार्बल रूम में दाखिल हुई और उसने लॉग्स देखना शुरू किया। जैसे ही सू हाओ ने मार्बल रूम पर नजर डाली, उसे एक सदमा लगा। इसलिए नहीं कि मार्बल रूम का हुलिया बदल गया था। मार्बल रूम अभी भी एक लिविंग रूम जैसा ही दिखता था। जिस चीज ने उसे चौंकाया वो थी घड़ी। उस पर जो समय दिख रहा था, उसने सू हाओ के अंदर एक गहरा डर पैदा कर दिया। 15,32,648 साल, 3 महीने, 25 दिन, 3 घंटे, 21 सेकंड। सिर्फ एक झपकी और 15 लाख साल बीत गए। ये कितना बेवकूफी वाला समय था। ये सू हाओ की कल्पना से भी परे था। पृथ्वी पर इंसानी सभ्यता की शुरुआत सिर्फ 5000 साल पहले हुई थी, और यहाँ 15 लाख साल। हर बार जब वो जागता है, शायद पिछला सब कुछ मिट चुका होता है। कोई भी शिकायत, कोई भी उपलब्धि, सब गायब हो चुकी होगी। वो दौलत जो उसने जमा की थी, चीन के नाम का वो गर्व, दुनिया भर की वो तारीफें, सदियों का तथाकथित स्टारडम, आज के सामने सब कुछ बेमतलब है। सिर्फ एक चीज बची है, वो जानकारी जो मार्बल रूम के अंदर चुपचाप पड़ी है। जो कुछ भी हुआ वो इसके अंदर रिकॉर्ड है, और सिर्फ यही ज्ञान उस पिछली दुनिया को सच प्रमाणित करता है। इन्फॉर्मेशन? सू हाओ बड़बड़ाया। सही बात है। उसे अचानक समझ आ गया कि जानकारी ही सबसे जरूरी चीज है। आसान शब्दों में कहें तो ज्ञान। जीवन के लिए ज्ञान ही सब कुछ है। उसने जो कुछ भी सीखा था वो सच में स्टोर है। ये ज्ञान अनगिनत सालों की सभ्यता का खजाना है। उसने आगे बढ़ना जारी रखा और लॉग्स को देखा। 3 साल 5 महीने 7 दिन। अनजान गैलेक्सी में प्रवेश, ऑटोमेटिक कंपैरिजन जोड़ा, कंपैरिजन सफल, कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड किए गए। 5 साल 2 महीने 4 दिन। अनजान गैलेक्सी में प्रवेश, कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड किए गए। 100 साल 9 महीने 12 दिन। अनजान गैलेक्सी में प्रवेश, कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड किए गए। 359 साल 1 महीने 18 दिन। अनजान गैलेक्सी में प्रवेश, भारी तारों से भारी खिंचाव, दिशा में बदलाव, कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड किए गए। 1526 साल 8 महीने 25 दिन। अनजान गैलेक्सी में प्रवेश, कॉस्मिक मैग्नेटिक इफेक्ट से रुकावट, दिशा में बदलाव, नया स्टार मैप बनाया गया, निर्माण सफल। ये लॉग 3 घंटे पहले का था। इसका मतलब है कि मार्बल रूम इस लड़के के शरीर पर 3 घंटे पहले ही उतरा था। चेक करते हुए सू हाओ ने यह भी सोचा कि ये कॉस्मिक लाइट सिस्टम अभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। ये भटकने की प्रक्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। इसे ठीक करने की जरूरत है। भविष्य में वो स्टार मैप्स का रेफरेंस ले सकता था और जान सकता था कि वो ब्रह्मांड में कहाँ है। सू हाओ ने नोट किया, एक कॉस्मिक स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम की कमी है।
क्या हुआ शियांगवू? उस आदमी ने सुहाव की आवाज सुनी और पूछा। सुहाव ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वो जवाब देना नहीं चाहता था, बल्कि उसे समझ ही नहीं आया कि सामने वाले ने क्या कहा। उसे बस ये फीलिंग आ रही थी कि ये आदमी उसका पिता है। इससे सुहाव का सिर दर्द करने लगा। पिछली बार वाले चाइना को छोड़कर हर बार जब वो ट्रांसमाइग्रेट करता है तो उसे उस नई दुनिया की भाषा सीखनी पड़ती है। खैर, ये इतना भी बुरा नहीं था। भले ही शरीर 2 साल का हो, लेकिन दिमाग में कुछ बुनियाद तो होती ही है। बस कुछ समय जिंदा रहना है, फिर उसे उस असली बच्चे की बची कुची यादें मिल जाएंगी और वो भाषा सीख लेगा। सुहाव को चुप देखकर उस आदमी ने और कुछ नहीं कहा। वो बस रास्ते पर जल्दी जल्दी चलता रहा। साथ ही वो आसपास के माहौल पर भी पैनी नजर रखे हुए था, जैसे उसे डर हो कि कहीं से अचानक हमला ना हो जाए। हम पहुंच गए। आदमी ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। सामने एक छोटा सा किला दिखाई दिया। किले की ऊंची दीवारों पर कवच पहने 2 हट्टे कट्टे आदमी मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। जब उन्होंने उस आदमी को बच्चे को गर्दन पर बांधे हुए देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। यो थर्ड ब्रो, तुम वापस आ गए? आज कोई शिकार नहीं मिला क्या? बाईं तरफ खड़े आदमी ने चिल्लाकर पूछा, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। हाँ, आज दिन खराब था। उस आदमी ने सिर हिलाया और दीवार की तरफ दौड़ा। सुहाव अभी अंदाजा ही लगा रहा था कि वे क्या बातें कर रहे हैं कि तभी उसके नीचे वाले आदमी ने अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी। सुहाव डर गया और उसने कसकर उस आदमी के सिर को पकड़ लिया। उसने देखा कि आदमी ने सिर्फ 3 कदम दौड़े और फिर जमीन पर पैर जमाकर छलांग लगा दी। उसका पूरा शरीर हवा में ऊपर उठा और वो सीधे दीवार के ऊपर जाकर जमा। सुहाव का जबड़ा खुला का खुला रह गया। ये दीवार करीब 8 या 9 मीटर ऊंची थी। एक मार्शल आर्ट्स मास्टर भी इस तरह खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या इस दुनिया में मेरा पिता एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है? सुहाव की आंखों में एक चमक आ गई। इस बार वो अपने पिता के भरोसे रह सकता था। जिस लड़के के शरीर पर सुहाव ने कब्जा किया था उसका नाम वू शियांगवू था, और उसके नीचे जो आदमी था वो उसका पिता वू युनतियन था, एक ह्यूमन क्लान का हाई लेवल वॉरियर। उसकी ड्यूटी लिन युन टाउन के बाहर चा माउंटेन पोस्ट पर थी। यानी वू युनतियन एक बार्ड था और ये पोस्ट ही उसका घर था। वू युनतियन यहाँ का अकेला गार्ड नहीं था, उसके अलावा 30 और गार्ड्स भी थे। जिनके परिवार थे वे उन्हें साथ लाए थे। वू युनतियन की यहाँ काफी इज्जत थी। उसे सार्वजनिक रूप से तीसरा सबसे ताकतवर यानी 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था, इसलिए सब उसे थर्ड ब्रो कहते थे। जहां तक इस दुनिया में सुहाव की मां की बात है, 1 साल पहले अपने बेटे वू शियांगवू को बचाने के लिए उसे एक खूंखार जानवर ने चीर फाड़ दिया था। वू युनतियन इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता था और कभी कभी अपने बेटे वू शियांगवू को भी। अगर वो बच्चे की वजह से फंसी ना होती तो शायद बचकर निकल जाती। हालांकि वू युनतियन जानता था कि बच्चे को दोष देना गलत है, लेकिन वो अपनी सोच को रोक नहीं पाता था। वो एक विरोधाभास में फंस गया था। कभी खुद को कमजोर होने के लिए कोसता तो कभी बेटे को। इसलिए वो अपने बेटे को देखकर कभी मुस्कुराता नहीं था। वो बस एक पिता होने की जिम्मेदारी निभा रहा था। बच्चे को बचाना, उसे पालना, बस इतना ही। और इसी तरह सुहाव ने इस नई दुनिया में बिना पिता के प्यार के ढलना सीख लिया। 1 साल बाद सुहाव 3 साल का हो गया। इस 1 साल में उसने भाषा सीख ली और इस दुनिया के कल्चर को समझा। उसे धीरे धीरे समझ आ गया कि ये दुनिया कैसे काम करती है। लोग इस दुनिया को योंग हे कॉन्टिनेंट कहते थे। योंग हे कॉन्टिनेंट पर इंसानों का राज नहीं था। इंसानी शहरों की दीवारों के बाहर अनगिनत खूंखार जानवर आजाद घूमते थे। इंसानों के लिए ये दुनिया बहुत खतरनाक थी और उनके सामने हमेशा जिंदा रहने की चुनौती थी। अगली बात थी इस दुनिया के मार्शल आर्ट सिस्टम की। ये इन हिस्सों में बटा था: ऑर्डिनरी वॉरियर्स, इलीट वॉरियर्स, मास्टर वॉरियर्स, ग्रैंड मास्टर वॉरियर्स, एंसेस्ट्रल वॉरियर्स। सुहाव को नहीं पता था कि ताकत के हिसाब से इनका क्या मतलब है। उसका पिता वू युनतियन एक हाई लेवल इलीट वॉरियर था। सुहाव की नजर में वो बहुत ताकतवर था। तो फिर मास्टर और ग्रैंड मास्टर कैसे होंगे? और एंसेस्ट्रल वॉरियर्स का क्या? क्या वो इंसान के रूप में न्यूक्लियर बॉम्ब्स होंगे? सुहाव की चिंता अब ये थी कि अगर वो पढ़ाई और कसरत करे तो क्या वो भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। आज के खाने में वे एक येलो फर्ड रैट नाम के जानवर का मांस खा रहे थे। मांस नरम और कुरकुरा था, थोड़ी सी चर्बी के साथ। भूनने के बाद मसाला डालने पर यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। सुहाव मजे से कबाब खा रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और चुपचाप बैठे वू युनतियन की तरफ मुड़कर कहा, पिताजी, मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूं, प्लीज मुझे सिखाइए। वू युनतियन ने उसकी तरफ एक नजर डाली और हल्के से कहा, तुम अभी छोटे हो, जब तुम 6 साल के हो जाओगे तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये सुनते ही सुहाव का दिमाग ठिठक गया। उसके पिछले अनुभवों के हिसाब से इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो 5 साल से ज्यादा जिंदा रह पाएगा। अगर उसने सच में 6 साल तक इंतजार किया तो शायद उसे अगले कई लाख साल तक इंतजार करना पड़े।
उसे जल्द से जल्द खुद को बचाने की काबिलियत हासिल करनी थी। सुहाव ने पूछा, मुझे सीखने के लिए 6 साल तक इंतजार क्यों करना है? मुझे नहीं पता, मैंने 6 साल की उम्र में शुरू किया था, बाकी सब भी 6 साल में शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह वाजिब है। क्यों वाजिब नहीं है? पिता ने पूछा। काम करने का सही तरीका हर इंसान के लिए अलग होना चाहिए और शुरू करने का समय भी अलग होना चाहिए। पिताजी, आपने कहा कि आपने 6 साल में शुरू किया। शायद वो ज्यादातर लोगों के लिए सही हो, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे लिए भी सही हो। सुहाव ने तर्क दिया, मान लीजिए मेरे लिए सीखने का सबसे सही समय 3 साल का है। अगर हम ये सही समय चूक गए तो मुझे डर है कि मैं भविष्य में ताकतवर नहीं बन पाऊंगा। वू युनतियन ने जैसे अपने बेटे को पहली बार पहचाना। ये लड़का कब से इतनी समझदारी भरी बातें करने लगा है? क्या वो भी 3 साल का ऐसा ही था? उसे दिलचस्पी हुई। तुम्हारे लॉजिक में कमी है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मार्शल आर्ट सीखने के लिए तुम्हारे लिए कौन सी उम्र सबसे सही है? लॉजिक में कमी कैसे है? सुहाव ने पलटकर सवाल किया। उदाहरण के लिए, अगर हर कोई बैठकर पेशाब करता है तो क्या मुझे भी बैठकर ही पेशाब करना पड़ेगा? साइलेंस, सन्नाटा। वू युनतियन का मुंह थोड़ी देर के लिए खुला का खुला रह गया। उसे महसूस हुआ कि इस बच्चे की बातों में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ है कहां। सुहाव ने वू युनतियन के चेहरे को गौर से देखा और अपनी बात आगे बढ़ाई। आप जानना चाहते हैं कि मेरे सीखने का बेस्ट टाइम कब है? क्या यह आसान नहीं है? आप सिर्फ एक टेस्ट क्यों नहीं ले लेते? ये बात काफी वाजिब थी। वू युनतियन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। सुहाव ने आग में और घी डाला। मुझे पता है कि सब लोग 6 साल की उम्र में प्रैक्टिस क्यों शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 6 साल के बच्चे नासमझ यानी इम्मैच्योर होते हैं और वे आसानी से खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। सुहाव ने अपना छोटा सा सीना फुलाया और उस पर थपकी दी। लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। पिताजी, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? थोड़ी देर बाद वू युनतियन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम टेस्ट करेंगे। सुहाव को खुश होने का मौका भी नहीं मिला कि वू युनतियन ने आगे कहा, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो, थोड़ा और बड़े हो जाओ। आधे साल में मैं तुम्हें ठीक से ट्रेन करने की कोशिश करूंगा। सुहाव ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आधा साल कोई बुरा समय नहीं था, वो इंतजार कर सकता था। उसने सोचा, मैं इस आधे साल का पूरा फायदा उठाऊंगा। मार्बल रूम के अंदर अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा और इंसानी शरीर के बारे में अपने ज्ञान को और पुख्ता करूंगा। क्या हुआ शियांगवू? उस आदमी ने सुहाव की आवाज सुनी और पूछा। सुहाव ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वो जवाब देना नहीं चाहता था, बल्कि उसे समझ ही नहीं आया कि सामने वाले ने क्या कहा। उसे बस ये फीलिंग आ रही थी कि ये आदमी उसका पिता है। इससे सुहाव का सिर दर्द करने लगा। पिछली बार वाले चाइना को छोड़कर हर बार जब वो ट्रांसमाइग्रेट करता है तो उसे उस नई दुनिया की भाषा सीखनी पड़ती है। खैर, ये इतना भी बुरा नहीं था। भले ही शरीर 2 साल का हो, लेकिन दिमाग में कुछ बुनियाद तो होती ही है। बस कुछ समय जिंदा रहना है, फिर उसे उस असली बच्चे की बची कुची यादें मिल जाएंगी और वो भाषा सीख लेगा। सुहाव को चुप देखकर उस आदमी ने और कुछ नहीं कहा। वो बस रास्ते पर जल्दी जल्दी चलता रहा। साथ ही वो आसपास के माहौल पर भी पैनी नजर रखे हुए था, जैसे उसे डर हो कि कहीं से अचानक हमला ना हो जाए। हम पहुंच गए। आदमी ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। सामने एक छोटा सा किला दिखाई दिया। किले की ऊंची दीवारों पर कवच पहने 2 हट्टे कट्टे आदमी मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। जब उन्होंने उस आदमी को बच्चे को गर्दन पर बांधे हुए देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। यो थर्ड ब्रो, तुम वापस आ गए? आज कोई शिकार नहीं मिला क्या? बाईं तरफ खड़े आदमी ने चिल्लाकर पूछा, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। हाँ, आज दिन खराब था। उस आदमी ने सिर हिलाया और दीवार की तरफ दौड़ा। सुहाव अभी अंदाजा ही लगा रहा था कि वे क्या बातें कर रहे हैं कि तभी उसके नीचे वाले आदमी ने अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी। सुहाव डर गया और उसने कसकर उस आदमी के सिर को पकड़ लिया। उसने देखा कि आदमी ने सिर्फ 3 कदम दौड़े और फिर जमीन पर पैर जमाकर छलांग लगा दी। उसका पूरा शरीर हवा में ऊपर उठा और वो सीधे दीवार के ऊपर जाकर जमा। सुहाव का जबड़ा खुला का खुला रह गया। ये दीवार करीब 8 या 9 मीटर ऊंची थी। एक मार्शल आर्ट्स मास्टर भी इस तरह खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या इस दुनिया में मेरा पिता एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है? सुहाव की आंखों में एक चमक आ गई। इस बार वो अपने पिता के भरोसे रह सकता था। जिस लड़के के शरीर पर सुहाव ने कब्जा किया था उसका नाम वू शियांगवू था और उसके नीचे जो आदमी था वो उसका पिता वू युनतियन था, एक ह्यूमन क्लान का हाई लेवल वॉरियर। उसकी ड्यूटी लिन युन टाउन के बाहर चा माउंटेन पोस्ट पर थी। यानी वू युनतियन एक बार्ड था और ये पोस्ट ही उसका घर था। वू युनतियन यहाँ का अकेला गार्ड नहीं था, उसके अलावा 30 और गार्ड्स भी थे। जिनके परिवार थे वे उन्हें साथ लाए थे। वू युनतियन की यहाँ काफी इज्जत थी। उसे सार्वजनिक रूप से तीसरा सबसे ताकतवर यानी 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था, इसलिए सब उसे थर्ड ब्रो कहते थे।
जहां तक इस दुनिया में सुहाव की मां की बात है, 1 साल पहले अपने बेटे वू शियांगवू को बचाने के लिए उसे एक खूंखार जानवर ने चीर फाड़ दिया था। वू युनतियन इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता था और कभी-कभी अपने बेटे वू शियांगवू को भी। अगर वो बच्चे की वजह से फंसी ना होती तो शायद बचकर निकल जाती। हालांकि वू युनतियन जानता था कि बच्चे को दोष देना गलत है, लेकिन वो अपनी सोच को रोक नहीं पाता था। वो एक विरोधाभास में फंस गया था, कभी खुद को कमजोर होने के लिए कोसता तो कभी बेटे को। इसलिए वो अपने बेटे को देखकर कभी मुस्कुराता नहीं था। वो बस एक पिता होने की जिम्मेदारी निभा रहा था, बच्चे को बचाना, उसे पालना, बस इतना ही। और इसी तरह सुहाव ने इस नई दुनिया में बिना पिता के प्यार के ढलना सीख लिया। 1 साल बाद सुहाव 3 साल का हो गया। इस 1 साल में उसने भाषा सीख ली और इस दुनिया के कल्चर को समझा। उसे धीरे धीरे समझ आ गया कि ये दुनिया कैसे काम करती है। लोग इस दुनिया को योंगहे कॉन्टिनेंट कहते थे। योंगहे कॉन्टिनेंट पर इंसानों का राज नहीं था। इंसानी शहरों की दीवारों के बाहर अनगिनत खूंखार जानवर आजाद घूमते थे। इंसानों के लिए ये दुनिया बहुत खतरनाक थी और उनके सामने हमेशा जिंदा रहने की चुनौती थी। अगली बात थी इस दुनिया के मार्शल आर्ट सिस्टम की। ये इन हिस्सों में बटा था: ऑर्डिनरी वॉरियर्स, इलीट वॉरियर्स, मास्टर वॉरियर्स, ग्रैंड मास्टर वॉरियर्स, एंसेस्ट्रल वॉरियर्स। सुहाव को नहीं पता था कि ताकत के हिसाब से इनका क्या मतलब है। उसका पिता वू युनतियन एक हाई लेवल इलीट वॉरियर था। सुहाव की नजर में वो बहुत ताकतवर था। तो फिर मास्टर और ग्रैंड मास्टर कैसे होंगे? और एंसेस्ट्रल वॉरियर्स का क्या वो इंसान के रूप में न्यूक्लियर बॉम्ब्स होंगे? सुहाव की चिंता अब ये थी कि अगर वो पढ़ाई और कसरत करे तो क्या वो भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है? आज के खाने में वे एक येलो फर्ड रैट नाम के जानवर का मांस खा रहे थे। मांस नरम और कुरकुरा था, थोड़ी सी चर्बी के साथ। भूनने के बाद मसाला डालने पर यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। सुहाव मजे से कबाब खा रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और चुपचाप बैठे वू युनतियन की तरफ मुड़कर कहा, पिताजी, मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सिखाइए। वू युनतियन ने उसकी तरफ एक नजर डाली और हल्के से कहा, तुम अभी छोटे हो, जब तुम 6 साल के हो जाओगे तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये सुनते ही सुहाव का दिमाग ठिठक गया। उसके पिछले अनुभवों के हिसाब से इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो 5 साल से ज्यादा जिंदा रह पाएगा। अगर उसने सच में 6 साल तक इंतजार किया तो शायद उसे अगले कई लाख साल तक इंतजार करना पड़े। उसे जल्द से जल्द खुद को बचाने की काबिलियत हासिल करनी थी। सुहाव ने पूछा, मुझे सीखने के लिए 6 साल तक इंतजार क्यों करना है? मुझे नहीं पता, मैंने 6 साल की उम्र में शुरू किया था, बाकी सब भी 6 साल में शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह वाजिब है। क्यों वाजिब नहीं है? पिता ने पूछा। काम करने का सही तरीका हर इंसान के लिए अलग होना चाहिए और शुरू करने का समय भी अलग होना चाहिए। पिताजी, आपने कहा कि आपने 6 साल में शुरू किया। शायद वो ज्यादातर लोगों के लिए सही हो, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे लिए भी सही हो। सुहाव ने तर्क दिया, मान लीजिए मेरे लिए सीखने का सबसे सही समय 3 साल का है। अगर हम ये सही समय चूक गए तो मुझे डर है कि मैं भविष्य में ताकतवर नहीं बन पाऊंगा। वू युनतियन ने जैसे अपने बेटे को पहली बार पहचाना। ये लड़का कब से इतनी समझदारी भरी बातें करने लगा है? क्या वो भी 3 साल का ऐसा ही था? उसे दिलचस्पी हुई। तुम्हारे लॉजिक में कमी है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मार्शल आर्ट सीखने के लिए तुम्हारे लिए कौन सी उम्र सबसे सही है? लॉजिक में कमी कैसे है? सुहाव ने पलटकर सवाल किया। उदाहरण के लिए, अगर हर कोई बैठकर पेशाब करता है तो क्या मुझे भी बैठकर ही पेशाब करना पड़ेगा? साइलेंस, सन्नाटा। वू युनतियन का मुंह थोड़ी देर के लिए खुला का खुला रह गया। उसे महसूस हुआ कि इस बच्चे की बातों में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ है कहां। सुहाव ने वू युनतियन के चेहरे को गौर से देखा और अपनी बात आगे बढ़ाई। आप जानना चाहते हैं कि मेरे सीखने का बेस्ट टाइम कब है? क्या यह आसान नहीं है? आप सिर्फ एक टेस्ट क्यों नहीं ले लेते? ये बात काफी वाजिब थी। वू युनतियन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। सुहाव ने आग में और घी डाला। मुझे पता है कि सब लोग 6 साल की उम्र में प्रैक्टिस क्यों शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 6 साल के बच्चे नासमझ यानी इम्मैच्योर होते हैं और वे आसानी से खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। सुहाव ने अपना छोटा सा सीना फुलाया और उस पर थपकी दी। लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। पिताजी, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? थोड़ी देर बाद वू युनतियन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम टेस्ट करेंगे। सुहाव को खुश होने का मौका भी नहीं मिला कि वू युनतियन ने आगे कहा, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो, थोड़ा और बड़े हो जाओ। आधे साल में मैं तुम्हें ठीक से ट्रेन करने की कोशिश करूंगा। सुहाव ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आधा साल कोई बुरा समय नहीं था, वो इंतजार कर सकता था। उसने सोचा, मैं इस आधे साल का पूरा फायदा उठाऊंगा। मार्बल रूम के अंदर अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा और इंसानी शरीर के बारे में अपने ज्ञान को और पुख्ता करूंगा।